all the radiuses in a circle are equal in length. This is a rare phenomena. All the radiuses in a circle are equal in length. अब देखो जो सबसे पहला सेंटेंस हमने लिखा है इसमें एक नाउन लिखा फिनोमिना। उस फिनोमिना नाउन के लिए जो हमने प्रोनाउन यूज किया वो है दिस सिंगुलर। अच्छा उसके साथ हमने एक आर्टिकल भी लिख रखा है सिंगुलर नाउन के साथ लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये जो नाउन है हमारा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सिंगुलर होना चाहिए। होता है सिंगुलर? हाँ क्या होता है ये? अनकाउंटेबल नहीं बेटा, प्लुरल होता है। ये फिनोमिना इसकी प्लुरल फॉर्म है। मतलब ये जो हम नाउन लिख रहे हैं ये प्लुरल नंबर का नाउन है, सिंगुलर नंबर का नहीं है। अच्छा सिंगुलर फॉर्म इसकी क्या होती है? फिनोमिनन। तो वो जो नाउन हमने लिखा था उसका नंबर था प्लुरल, लेकिन नंबर होना चाहिए था सिंगुलर, क्योंकि जो हमने यहाँ पे प्रोनाउन लिखा है सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा, ए आर्टिकल सिंगुलर के साथ यूज होगा, तो वहां पे लिखो फिनोमिनन। क्या मतलब होता है फिनोमिनन का? हाँ, प्रोसेस, इवेंट, इंसिडेंट। ठीक है नेक्स्ट में आ जाओ। ऑल द रेडियसेस इन अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो ये आर हमने यहाँ पे लिखा और ऑल लिखा, तो इसका मतलब ये जो नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये प्लुरल होना चाहिए। अच्छा लिख भी लग भी रहा है कि इसे प्लुरल फॉर्म ही लिखी है। रेडियस की प्लुरल फॉर्म यही होती है जो लिखी है, रेडियाई। अब जैसे कि कल हम सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म पे बेस्ड जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे उन्हीं को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ नाउन्स और ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म जो होते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और गलती होने के चांसेस भी होते हैं। अब आगे इनका ध्यान रखना। फिनोमिनन, बैक्टीरियम, मीडियम, स्टेडियम, क्राइटेरियन, मिलेनियम, स्ट्रेटम। एक तो ये, उसके बाद जैसे वो रेडियस है, रेडियस, फोकस, फंगस, सिलेबस, कैक्टस, एल्यूमिनस, अलुमना। उसके बाद में बेसिस, थेसिस, क्राइसिस, ओएसिस, एक्सिस। अब देखो ये जो हमने यहाँ पे नाउन्स लिखे हैं ना ये इंग्लिश में यूज होते हैं, मतलब इंग्लिश की मेन स्ट्रीम में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, लेकिन इनका अपना ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। इसमें से कुछ वर्ड लैटिन है, कुछ ग्रीक है। तो इनकी जो सिंगुलर प्लुरल फॉर्म चेंज होती है ना वो इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है, ना कि जो इंग्लिश का तरीका होता है प्लुरल बनाने का एस एस लिख के, वो इन पे काम नहीं करता। तो इनकी जो सिंगुलर प्लुरल फॉर्म चेंज होती है वो इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और इनका हमें ध्यान रखना है। चलो शुरू हो जाओ। फिनोमिनन का प्लुरल फिनोमिना, ठीक है। अच्छा बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया ये। मीडियम का मीडिया, स्टेडियम का स्टेडिया। मीनिंग बताने एक बार स्टेडियम का। अबे स्टेडियम का मीनिंग बता दो, स्टेडियम का मीनिंग बता। ऐसे खोए खोए ऐसे हैं, पता नहीं नशा सा करके बैठते हैं। पीछे बैठा वो पीली टी शर्ट, बच्चे स्टेडियम का मीनिंग बताओ। नहीं पता? पता नहीं है कि मक्कारी दे रहा है?
कारीगर है। हाँ। पड़ोसी। पड़ोसन है, पड़ोसी है, क्या है आगे? पड़ोसी को जगा दे उसे अपने। स्टेडियम का मीनिंग होता है बेटा, तुम अपने पड़ोसी जगाओ ना। स्टेडियम का मीनिंग बता। पीछे बैठा। ब्लैक शर्ट। शर्ट है कि टी शर्ट? पीछे बैठा। नहीं पता? तो चलो फिर अब रहने भी दो, सीखने को आ जाओ। क्राइटेरियन का लिखना, क्राइटेरिया। अब देखो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा। भात खाते रहते हो तुम लोग यहाँ मुखर्जी नगर में, 7th 8th की बुक्स लाओ, खाली टाइम में पढ़ाई करो। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। ऐसे बेचारे पढ़ते हैं जैसे किराए पे लाए गए हों, इनको पैसा मिलेगा पढ़ने के बदले में, 100 रुपया रोज के हिसाब से। हाँ, मतलब इनकी अपनी कोई जरूरत नहीं, इनकी अपनी कोई गरज सीखना नहीं है। ये एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर या मेरे ऊपर या किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं सीख के। उतना ही सीखेंगे, उतना ही करेंगे जितना बोलोगे, अपने अपना सोचेंगे ना समझेंगे, मतलब अपना कोई इंटरेस्ट नहीं, अपना सीखने का कोई जुनून नहीं है, अपनी कोई जरूरत नहीं है, अपनी कोई गरज नहीं है। किराए पे लाए गए हैं हम, ठीक है। और क्या, जिसका आदमी का अपने का सीखने का मन नहीं तो उसके लिए क्या कहोगे, यही तो कहना पड़ेगा कि दूसरे पे एहसान कर रहा है सीख के जैसे। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। अभी हमने यहाँ पे लिखा। अब हम देख रहे हैं वर्ब हमने लिखी है सिंगुलर इज, नाउन क्राइटेरिया लिख दिया हमने प्लुरल। अब या तो हम उसको क्राइटेरियन करें या हम इसको आर करें। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करनी चाहिए, तो यहाँ पे आर लिख दो। अगर कोई अदरवाइज सिचुएशन ना हो तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज किया करो, इसको लिख दो व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट में आ जाते हैं मिलेनियम। मिलेनियम का प्लुरल हो गया मिलेनिया, ड्यूरेशन ऑफ 1000 ईयर्स हो गई। स्टेटम का प्लुरल हो गया स्टेटा। स्टेटम का मतलब सोशल लेयर या लेयर या लेवल होता है इसका मतलब। जिन वर्ड्स के मीनिंग ना पता हो अपने डिक्शनरी में जाकर ढूंढना। उसके बाद में आ गया रेडियस। अब ये जो वर्ड्स हमने लिखे ना, इनमें सब में हमें क्या करना है, यू एस को चेंज करके आई कर देना, मतलब ठीक है, ये प्लुरल हो जाएगा। रेडियस का रेडियाई हो गया, क्योंकि एक आई इसमें पहले से ही होती है, एक हम और ऐड कर देते हैं तो दो जाती हैं। फोकस का, हालांकि फोकाई बोलो चाहे जो चाहे बोलो, लेकिन ये होता फोसाई है, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन फोसाई होता है। फंगस का फंजाई। सिलेबस का सिलेबी। कैक्टस का कैक्टाई। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो। देयर वर कैक्टस ऑल अराउंड द विलेज। देयर वर कैक्टस ऑल अराउंड द विलेज। सही करो उसे। वॉज क्यों ना करें। हाँ। अब देखो अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब चेंज करनी चाहिए, तो इस हिसाब से कैक्टस जो हमारा नाउन है ना सिंगुलर है और हमें वर्ब चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन फिर वो आगे का कॉन्टेक्स्ट गड़बड़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसी एक सिंगल कैक्टस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कोई सिंगल कैक्टस जो है वो पूरे विलेज को सराउंड नहीं कर पाएगा। सो देयर मस्ट बी अ नंबर ऑफ कैक्टस, बहुत से होंगे। तो अगर बहुत से होंगे तो ये वर्ब सही है, ये नाउन गलत है, इसको चेंज करके कैक्टाई लिख दो। उसके बाद में गया एलुमनस। अब देखो एलुमनस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है पास आउट स्टूडेंट्स, और ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है, मतलब बॉय स्टूडेंट्स के लिए होता है। गर्ल स्टूडेंट्स के लिए यूज क्या करो एलुमना। दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस जेंडर अलग अलग होता है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, ये फेमिनिन जेंडर है। एलुमनस का प्लुरल फॉर्म हो गया एलुमनाई, और एलुमना का प्लुरल फॉर्म हो गया एलुमने। बेसिस, इसका प्लुरल हो गया बेसिस, आधार। थीसिस, रिपोर्ट या राइटिंग या लेख हो गया, इसका प्लुरल हो गया थीसिस। क्राइसिस का मतलब कैटास्ट्रॉफ, डिजास्टर, इसका प्लुरल हो गया क्राइसिस। ओएसिस, अ प्लेस इन अ गार्डन, इन अ गार्डन लाइक प्लेस इन अ डेजर्ट, तो इसका प्लुरल हो गया ओएसिस। एक्सिस, अ लाइन अराउंड विच समथिंग रोटेट्स, इसका प्लुरल हो गया एक्सिस। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका भी अपना ध्यान रखना, इनकी सिंगुलर प्लुरल फॉर्म क्या होती है, जहां जरूरत पड़े सिंगुलर फॉर्म की वहां पे ये यूज करना है, जहां प्लुरल फॉर्म की जरूरत पड़े वहां पे वो यूज करना है, बस।
अगला देखो, द मैन एट ओनली टू ब्रेड्स इन लंच। दूसरा, he gave us a good advice regarding our career। चलो, अब देखो हमने एक एग्जांपल लिखा था, मैन एट ओनली टू ब्रेड्स इन लंच, और दूसरा लिखा ही गेव अस अ गुड एडवाइस रिगार्डिंग आवर करियर। एडवाइस कैसा नाउन होगा अगर हम इसे मतलब कैटेगराइज करें प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट में, किसका नाम होगा जरा ये बताना। अबे एब्स्ट्रैक्ट है तो नाम किसका है, इमोशन का, फीलिंग का, क्वालिटी का, एक्शन का। नेम ऑफ एक्शन होता है। एडवाइस एक वर्ब होती है, उसी को हम नाउन बना लेते हैं, तो ये नेम ऑफ एक्शन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल हो गया तो आर्टिकल ये गलत हो गया। अब या तो हम ये हटाएं यहां से, सिंपली ऐसे लिखें ही गेव अस गुड एडवाइस, या हम इसको लिखें ही गेव अस अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। तो हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम काउंट तो नहीं कर सकते, बट वी कैन डिवाइड देम, लेकिन हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन पॉसिबल है, काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीस ऑफ गुड एडवाइस वगैरह वगैरह, और नहीं तो हटाओ सीधे यहाँ पर, ही गेव अस गुड एडवाइस। अच्छा, यहाँ पे एक डिटर्मिनर होता है सम। सम एक ऐसा डिटर्मिनर होता है जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लुरल सबकी जगह यूज होता है। तो मतलब ये नहीं कि इसको यूज ही करना है, नहीं यूज करोगे तब भी सही होगा, लेकिन अगर हम इसका यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ही गेव अस सम गुड एडवाइस रिगार्डिंग आवर करियर। अब फर्स्ट में जाओ, ब्रेड कैसा नाउन, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल। अब देखो ब्रेड क्या होता है, डो होता है, आटा होता है गुथा हुआ, जिसको हमने बेक कर लिया। बेक कर लेने के बाद में उसके पीसेज या स्लाइसेस, अभी जो पूरा लॉट है ना, ये पूरा मास जो है, इसको हम कहते हैं लॉफ। मटेरियल है ब्रेड, और इस मास को मतलब हम कहते हैं लॉफ। फिर इसके और फर्दर पीसेस कर लिए जाते हैं, जिन्हें हम स्लाइस कहें या पीस कहें, वो हमारी अपनी मर्जी है। तो ब्रेड जो है वो मटेरियल है, और उस मटेरियल के डिवीजन जो है ना, वो ये लॉफ है या स्लाइस है। तो जो हमने सेंटेंस लिखा था, मैन एट ओनली टू ब्रेड्स इन लंच, चूंकि मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, प्लुरल होने से रहा। अच्छा, अनकाउंटेबल होते हैं तो टू भी हम लिख नहीं सकते, क्योंकि वो काउंट ही नहीं होगा। तो या तो इसको लिखो टू पीसेस ऑफ ब्रेड, या लिखो टू लॉब्स ऑफ ब्रेड, तब सही होगा, नहीं तो ये गलत रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, टू पीसेस ऑफ ब्रेड इन लंच। अब जैसे हमने कल पढ़ा कि जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो ये ब्रेड और डिवाइस दोनों अनकाउंटेबल हो गए। ऐसे कुछ और भी नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल ही होते हैं, लेकिन हम उनके साथ गलतियां कर बैठते हैं, या उन पे बेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, अब इनका ध्यान रखना। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। सिंगुलर होने की वजह इनकी ये होती है कि ये अनकाउंटेबल होते हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, नॉलेज, ब्रोकरेज, पोस्टेज, सीनरी,
पोएट्री, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, हार्म, डैमेज, एक्सेस, हेल्थ, इक्विपमेंट, एविडेंस, mischief, hair, alphabet, work, word, paper, weather, behavior, progress, progress, music, money, traffic, stone, soap, chalk, sugar, food, fruit, fuel, death, life, time, etc. etc. क्या नहीं होगा? जो कॉमन होगा पता नहीं, मैं भी ऐसे ही। मैं भी किराए पे आया, और क्या, मेरी भी कोई पढ़ाना गरज थोड़ी है, किराए पे आता हूँ। एविडेंस के बाद एक, एविडेंस के बाद में मिसचीफ। वे हट, अबे हट। अब देखो, ये जो नाउन्स है ना हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन पे बेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हैं या आ सकते हैं या प्रोबेबल हैं या जो भी है, कुल मिला के हमें समझने हैं। अब ये तो नहीं कहना चाहिए, कहूंगा भी नहीं कि इन्हें केवल याद कर लेना, क्योंकि केवल याद करने से फायदा तब मिलेगा जब पेपर में ये आए और हमारा क्वेश्चन लिखा हो कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन लिखो। ठीक है, तब हमने याद कर रखे हैं, लिख दिया सटासट, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं वहां पे पेपर में। वहां पे इनके यूजेस होते हैं सेंटेंस में, और हमें ये पता लगाना होता है वो सही है गलत है। ठीक है, और वो पता भी नहीं होता कि नाउन का यूज है, किसका यूज है, वो किसी का भी हो सकता है कुल मिला के। तो हमें इनको यूज को लेकर ये ध्यान रखना है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ में हमें वो न्यूमरल्स नहीं यूज करने हैं जो काउंटेबल नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं, जैसे कि ए एन आर्टिकल्स नहीं यूज करने हैं, 1 2 3 ये न्यूमरल्स नहीं यूज करने हैं, मैनी फ्यू ये नहीं यूज करने हैं, डजन मिलियन हंड्रेड थाउजेंड ये नहीं यूज करने हैं। तो वो डिटर्मिनर्स जो काउंटेबल नाउन्स के होते हैं, एक तो इनके साथ में वो नहीं यूज करने हैं, वो यूज करोगे तो गलत हो जाएंगे क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं। दूसरा ये ध्यान रखना है, चूंकि अनकाउंटेबल है तो इनका प्लूरल भी नहीं बनना, तो डोंट यूज इन प्लूरल फॉर्म्स, इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करना है। ठीक है, तो इनके यूज को लेकर ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि ये मतलब इस तरीके से यूज करोगे तो गलत हो जाएंगे।
अब देखो सबसे पहला नाउन है हमारा एडवाइस। अभी हमने पढ़ लिया नेम ऑफ एक्शन होता है तो इसको हमें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन की भी वही कहानी है, इन्फॉर्म वर्ब होती है, उसी की नाउन फॉर्म होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी नेम ऑफ एक्शन होता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। डिवीजन वगैरह हो सकते हैं, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, लेकिन इसको प्लूरल नहीं करना है। इन्फॉर्मेशन लिख दोगे गलत हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट्स लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। फर्नीचर कैसा नाउन होगा? प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, देखो देखो। अबे फर्नीचर कैसा नाउन होगा? कोई मटेरियल कह रहा है, कोई एब्स्ट्रैक्ट कह रहा है। पहले तो मटेरियल वाले कौन है? एब्स्ट्रैक्ट वाले कौन है? एब्स्ट्रैक्ट क्यों है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट क्यों है ये बता। एग्जिस्टेंस तो फ्रेंड की भी नहीं होती है, मोहन होता है वो। हाँ। हाँ सही। और आदमी है कि पजामा? तुम बताओ बेटा, मटेरियल क्यों मान लेते हो उसे? हाँ। मास। हाँ। किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है। इसको आज पकड़ लेना क्लास के बाद, इसको मन भर के मारूंगा पहले मैं। लकड़ी का बना होता है। हाँ। लकड़ी की टेबल बनी होती है, तो अनकाउंटेबल है काउंटेबल? हाँ, अब फर्नीचर। अच्छी बात है कि तेरे पास लॉजिक है, तेरा आंसर गलत है, उसका आंसर सही है, उसके बाद लॉजिक नहीं बेचारे के पास। ठीक है। देखो पता होता है क्या, ये जो फर्नीचर है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है मैं मार्क कर देता हूँ, इनका ध्यान रखना। फर्नीचर है, लगेज है, बैगेज है। काफी हद तक नॉलेज भी उसी कैटेगरी का है, लेकिन फिर भी मुझे बाहर छोड़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे। सीनरी है। पोएट्री भी इसी रिलेटेड कैटेगरी का है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ रहे हैं, उसको मैं दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करूंगा। स्टेशनरी है, क्रॉकरी है, ज्वेलरी है, इक्विपमेंट है, एविडेंस है। कहाँ चले गए? मनी है, ट्रैफिक है, और ये हमारे फूड फ्यूल फ्रूट हैं। अब ये कुछ नाउंस, ये फूड फ्यूल फ्रूट को ध्यान देना, अंडरलाइन किया केवल। ये हमारे कुछ ऐसे नाउंस हैं, अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे ना, तो दीज आर द नेम्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट का नेम, ये कॉन्सेप्ट का नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझना, कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट रियल, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। मतलब वो किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसकी रियल फॉर्म नहीं होती। कॉन्सेप्ट का मतलब यही। द सेम थिंग हैपेंस विद एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी यही होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है विच इज नॉट रियल, जो रियल नहीं है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है। तो ये जो नेम्स है ना, ये जो हमने यहाँ पे मार्क किए हैं, ये किसी चीज का नाम नहीं होते, कॉन्सेप्ट का नाम होता है। मतलब दीज आर द नेम गिवन टू सम कॉन्सेप्ट, नॉट टू सम ऑब्जेक्ट। अब इसको देखो समझना कैसे। जैसे मान लो हमने कहीं पे चेयर डाली, टेबल है, सोफा है, बेड है, या अलमीरा है, या जो भी है, ठीक है। अब ये सारे जो आइटम्स है ना, इनके अपने टाइप्स हैं। मतलब ये जो सोफा है वो अलग टाइप है, टेबल अलग टाइप है। तो ये जो टेबल है, चेयर है, अलमीरा है, सोफा है, दीज आर द नेम्स विच रेफर टू टाइप। तो ये टाइप के नेम है, तो ये हो गए कॉमन। एनी वर्ड विच रेफर्स टू कैटेगरी और टाइप इज द कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये हो गए कॉमन। अब हम इनको प्लूरल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल जो उस टाइप का है, उसको हम इसी वर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो फर्नीचर टर्म होता है, वो इन सबको इनकम्पास करता है। तो फर्नीचर जो होता है दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। अब फर्नीचर को हम कॉमन तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो कोई टाइप नहीं है। जब हर एक चीज को फर्नीचर कह रहे हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई डेफिनेट टाइप भी नहीं है। अच्छा, प्रॉपर कह नहीं सकते, क्योंकि प्रॉपर किसी एक सर्टेन इंडिविजुअल का नाम होता है, ये किसी सर्टेन इंडिविजुअल का नाम भी नहीं है। कलेक्टिव भी कह नहीं सकते,
क्योंकि मान लो किसी रूम में एक ही सोफा है तो भी हमें उसे फर्नीचर कहना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कि ग्रुप डालोगे तभी फर्नीचर कहा जाएगा। तो कुल मिला के, और मटेरियल तो खैर नहीं होता, मटेरियल वो होता है जिससे ये बनाए जाते हैं। सब्सटेंस जो है वो वुड है, मेटल है, मतलब वो सारे सब्सटेंस होते हैं, ये नहीं होता। तो अब हम देख रहे हैं कि अलमीरा, चेयर, टेबल, सोफा, बेड ये सारे फर्नीचर हैं, तो इसका मतलब फर्नीचर खुद कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पे एक अरिस्टोटल का एक कोट यूज करूंगा, अगर तुम्हें बात पकड़ में है। अरिस्टोटल ने एक बहुत अच्छी बात कही, वन हु इज फ्रेंड ऑफ एवरीबडी इज फ्रेंड ऑफ नोबडी। कि जो सबका दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता। सही है गलत? बिल्कुल ही सही है। सबका दोस्त होना पॉसिबल ही नहीं है। और जो सबका दोस्त है इसका मतलब ये मतलबी आदमी है, दोस्त तो किसी का नहीं है, जरूरत पड़ने पे पलट जाएगा। तो जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता, ठीक है। वही बात अगर हम कहेंगे जो सब कुछ होता है वो कुछ नहीं होता। भाई अगर फर्नीचर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका मतलब फर्नीचर खुद कुछ नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट नेम है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब वी कांट कैटेगराइज दैट, वी कांट इंडिविजुअलाइज देम। हम उसको इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते। प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल नाउन, इनकी सबसे खास बात होती है ना उनकी इंडिविजुअलिटी, कि वी कैन रिप्रेजेंट देम एज इंडिविजुअल्स। हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल। आप इसको इंडिविजुअल के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते फर्नीचर को, ठीक है। ना वो कोई इंडिविजुअल टाइप है, ना कोई इंडिविजुअल मतलब पर्सनैलिटी है, वो कुछ नहीं है। तो ऐसे नेम्स जो किसी के लिए भी यूज होते हैं इन जनरल, ना कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, वो नेम्स ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं और अब्स्ट्रक्ट कैटेगरी के होते हैं। लगेज की भी वही कहानी है। हम कहीं जा रहे हैं, हमने खाना पीना पैक कर लिया, कपड़े रख लिए, किताबें रख ली, चार्जर रख लिया, फोन रख लिया, जो भी रख लिया, वो सब दैट सब वो जितनी सारी चीजें हैं, दैट ऑल बिकम्स लगेज। अब जो हम लगेज कहते हैं तो लगेज का मतलब किसी इंडिविजुअल थिंग से नहीं होता। लगेज का मतलब होता है एवरीथिंग दैट इंक्लूडेड, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट नेम हो गया, एक टर्म नेम, मतलब किसी आइटम का नाम ना होकर एक जनरल टर्म हो गया। वही बैगेज के साथ होता है, वही सीनरी के साथ होता है। हम कहीं गए, हमने वहां पे लोग देखे, बिल्डिंग्स देखी, ठीक है, या हमने लेक्स देखी, एनिमल्स देखे, हिल्स देखी, शॉप्स देखी, और हमने इनको सबको एक जनरल टर्म सीनरी के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन एक्चुअल में सीनरी हम किसी ऑब्जेक्ट को तो कह ही नहीं रहे, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स तो वो है। और ये सीनरी जो जनरल टर्म है ना, इन सबके जगह पे यूज हो रहा है। तो सीनरी किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, किसी इंडिविजुअल थिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो अगर किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो हम इसको कॉमन कलेक्टिव और वो भूल जाओ, प्रॉपर उनमें नहीं जा सकता ये। अब ये जनरल टर्म है जो एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, दैट कम्स इनटू आवर साइट। जो भी हमारी साइट में आ गया, हमारी नजर के सामने जो भी आ गया, दैट बिकम्स सीनरी। अब उसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी अलग है, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट नेम है वो कॉन्सेप्ट नेम उसका ही है। इक्विपमेंट का भी वही होता है। हमें कोई चीज मतलब करनी है तो उसके लिए एनी डिवाइस, ठीक है, वी कॉल इट इक्विपमेंट। तो ये जो इक्विपमेंट है, एविडेंस की भी वही कहानी है। मान लो कोई क्राइम हुआ, उस क्राइम को प्रूव करने के लिए हमें कोई ऑडियो क्लिप मिल गई, कोई वीडियो क्लिप मिल गई, कोई फिंगरप्रिंट मिल गया, कोई गन मिल गई, कुछ भी मिल गया, वी कॉल इट एविडेंस। तो ऐसा नहीं कि एविडेंस का मतलब कोई पर्टिकुलर थिंग है। एविडेंस वीडियो क्लिप भी हो सकती है, और एविडेंस ऑडियो क्लिप भी हो सकती है, और एविडेंस गन भी हो सकता है। तो एविडेंस इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग, एविडेंस जस्ट इज द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट का नेम है, जनरल टर्म है। मनी का भी वही है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए, मनी की डेफिनेशन बताइए बेटा। मनी का मतलब क्या होता है? ये नहीं पता होगा। हाँ, तेरा मुंह हो गया। रहने दे बेटा, वो नहीं पता होगा, मुझे पता है। मनी पता क्या होता है? मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मनी इज द मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी मेजर की वैल्यू को मनी कहते हैं। मान लो कोई सामान है या कोई सर्विस है, ठीक है, हम उसको मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर करने का जो तरीका है वो मनी है। अब हमारे लिए मनी का मतलब है करेंसी, डॉलर, रुपी, नोट, कॉइन, फलाना ढिमकाना। लेकिन ऐसा नहीं है। एवरीथिंग, मान लो हमने किसी से कोई चीज खरीदी और उसके बदले में हमने उसको पैसे ना देके कोई चीज ही पकड़ा दी वापस, बार्टर सिस्टम जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो दैट इज द मनी। तो मनी इज द मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको मेजर करने का तरीका मनी है। अब वो करेंसी है कि कोई दूसरी गुड्स है या कोई दूसरी सर्विस है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मनी इज नॉट द नेम ऑफ एनीथिंग स्पेसिफिक, मनी इज द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, मनी इज द नेम ऑफ जनरल थिंग्स। तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला गया, ठीक है। करेंसीज वगैरह को हम काउंट कर लेते हैं, गुड्स को हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मनी को काउंट नहीं किया जा सकता। दैट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट। द सेम हैपेंस विद ट्रैफिक, ठीक है। बस है, बाइक है, कार है, ऑटो है, ट्रक है, एवरीथिंग इज कॉल्ड ट्रैफिक। मतलब एनी व्हीकल फ्लाइंग ऑन द रोड इज कॉल्ड ट्रैफिक।
तो अब जो ट्रैफिक नाम है ना, वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है कि बस ट्रैफिक है या कार ट्रैफिक है, ऑटो ट्रैफिक है। ट्रैफिक इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो ये जो नाउन्स हमारे हैं ना, जो हमने यहाँ पे मार्क किए हैं, इनका सबका हमें ध्यान रखना है कि ये सारे नाउन्स अनकाउंटेबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये नेम्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, ना कि नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं होते, इनको हम इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते, अपनी इनकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती। दुकान पे गए किसी स्टेशनरी शॉप पे, वहां पेन भी स्टेशनरी, पेंसिल भी स्टेशनरी, बुक भी स्टेशनरी, ग्लू भी स्टेशनरी, कार्बन पेपर भी स्टेशनरी, एवरीथिंग इज स्टेशनरी। इफ एवरीथिंग इज स्टेशनरी इट मींस नथिंग इज स्टेशनरी। ये ध्यान रखना, मतलब फिलोसफी है थोड़ी सी, लेकिन वो यहाँ पे काम करती है समझने में। तो अगर हर एक चीज स्टेशनरी है तो फिर इसका मतलब स्टेशनरी कुछ नहीं है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्रॉकरी और ज्वेलरी में भी वही है। ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी उनका जनरल टर्म होता है। ऑर्नामेंट्स के अपने स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, एंकलेट है, ब्रेसलेट है, रिंग है, ठीक है, नेकलेस वगैरह हैं, तो वो उनके अपने स्पेसिफिक टर्म्स हैं, वो टाइप हैं। तो वो टाइप है तो वो कॉमन है। ज्वेलरी कोई टाइप भी नहीं है, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जितने नाउन्स हमने यहाँ पे मार्क किए ना, अब हमें ध्यान रखना है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी के नाउन होते हैं। लोग इनके बारे में कुछ भी कहते रहे, ठीक है, होते ये एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा, उसके बाद में जो हमने फूड, फ्यूल, फ्रूट ये मार्क कर दिए हैं, इनकी देखो कहानी क्या है। इनके साथ क्या होता है कि अगर हम इन वर्ड्स को जनरल सेंस में यूज करें, अब समझना देवी जी, ठीक है, ये जो फूड, फ्यूल, फ्रूट हमने लिखा है ना, इन वर्ड्स के साथ क्या होता है कि अगर हम इनका यूज करते हैं जनरल सेंस में, तब तो फिर है अनकाउंटेबल, अब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर हम इनका यूज किसी स्पेसिफिक को रेफर करने के लिए करें, तो फिर ये उसके थ्रू मतलब कॉमन भी हो जाते हैं। ऐसे समझना, जैसे हमने लिखा अ फ्यूल इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा, जो फ्यूल होता है ना, वो उद्योग धंधों के लिए बैकबोन होता है। अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाएगी। अच्छा, फिर हमने एक दूसरा सेंटेंस लिखा। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा सीएनजी इज अ क्लीन फ्यूल। अब देखो, ये जो फ्यूल वर्ड हमने यूज किया और ये जो फ्यूल वर्ड यूज किया, अगर हम इनका रेफरेंस देखें, तो ये फ्यूल वर्ड जनरल सेंस में यूज हो रहा है। जनरल मतलब जनरल सेंस का मतलब है कि ये किसी स्पेसिफिक फ्यूल के लिए नहीं यूज किया गया। इस फ्यूल का मतलब सीएनजी भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, इवन एटॉमिक एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो फ्यूल है ना, ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है, अपने जेनरिक मीनिंग में। अगर ये अपने जेनरिक मीनिंग में यूज हो रहा है तो ये हटा लो, ये नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फ्यूल वर्ड है ये सीएनजी को रेफर करने के लिए यूज हो रहा है। तो इस फ्यूल का मतलब केवल सीएनजी मानना है, ना कि कुछ और। यहाँ पे फ्यूल का मतलब केवल सीएनजी, इस फ्यूल का मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ में हमने उसकी कैटेगरी भी तैयार कर दी, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल। तो सीएनजी इज अ फ्यूल, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल इज इट, क्लीन। अब जो कैटेगरी बना ली, नेम ऑफ कैटेगरी बन गया, तो कॉमन हो गया, लो आर्टिकल से हो गया। अच्छा, तो ये जो फूड, फ्यूल, फ्रूट वर्ड है, इनका हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इनको इनके जनरल सेंस में यूज करें, तब तो ये है नेम्स ऑफ कॉन्सेप्ट जैसे बाकी है। तो इनको हमें प्लूरल नहीं करना है, इनके साथ एन आर्टिकल 1 2 3 फलाना ढिमकाना है नहीं लिखना है। लेकिन अगर हम इनको यूज करें इनके जेनरिक सेंस में, ना कि किसी पर्टिकुलर चीज को कॉमन करने के लिए, तो फिर ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से और देखना। अ फूड गिव्स अस एनर्जी, अ फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। अब जैसे हमने कहा कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है काम करने की, ठीक है, फिर हमने लिखा मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस में हमने फूड लिखा, इसका मतलब हम क्या माने, मिल्क माने, वेजिटेबल्स माने, फ्रूट माने, वेजिटेरियन माने, नॉन वेजिटेरियन माने, कॉन्टिनेंटल माने, क्या माने, कुछ भी, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो फूड जो वर्ड है ना, ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है, तो ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, ये हटाओ आर्टिकल। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। अच्छा, इस फूड का मतलब क्या माने, मिल्क, कॉम्प्लीमेंट है ना उसका, ये इज लिंकिंग वर्ब, फूड इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब ये जो फूड वर्ड है ना, इसका मतलब है मिल्क। ठीक है, अब अच्छा उसका हमने टाइप बना दिया, फूड का मतलब मिल्क है और उसका टाइप बना दिया कंप्लीट, तो ये टाइप बन गया, कॉमन हो गया, लो आर्टिकल से हो गया। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो रिजिड होते हैं बाय मींस ऑफ टाइप, जो अपने टाइप के अकॉर्डिंग रिजिड होते हैं, मतलब उनके टाइप चेंज नहीं होते। लेकिन ज्यादातर नाउन्स ऐसे होते हैं दे डिपेंड ऑन बिहेवियर, वो बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं कि हम उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, वो डिपेंड करे, वो डिसाइड करेगा उनका टाइप। अब क्या हुआ,
हाँ, नहीं मैं मटेरियल नहीं कह रहा यहाँ पे फ्यूल को, मैं यहाँ पे इसको ऑब्स्ट्रक्ट कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। हाँ, अरे हटो यार, हटो, टाइम खराब कर रहे हो। कलेक्टिव, कलेक्टिव, ये सीएनजी कलेक्टिव है क्या? तो फिर कलेक्टिव कैसे? मान लो एक सिंगल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो तो उसको फ्यूल नहीं कहोगे क्या? पेट्रोल को फ्यूल कहोगे या नहीं? ग्रुप तो नहीं है वो। तो फिर, अरे तो ये तो जनरल है, इसको तो कुछ भी मान लो, जनरिक का मतलब यही हुआ ना, इसको जो चाहे मान लो इसको पेट्रोल मान लो, तो ये ग्रुप कहाँ है? क्या कंसिस्ट कर रहा है? अरे हटो यार, मतलब अगर सारी चीजें मिलाओगे तो उसको फ्यूल कहेंगे, इंडिविजुअल रहेगा तो फ्यूल नहीं कहेंगे, ये कहना चाह रहे हो? फिर मान लो अगर हम सारे टाइप्स जो हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, कोल है, पेट्रोलियम है, सब मिलाएंगे तो उसको फ्यूल कहेंगे, और अगर इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे तो नहीं कहेंगे फ्यूल, ये कह रहे हो? फिर क्या है? लो, रात को सोया कर प्रॉपर, समझा? इस दिन में बैकी बैकी बातें करेगा, किसी दिन में कूट दूंगा। नहीं, कंप्लीट नहीं होगा तो टाइप नहीं बनेगा ना भाई। अगर मान लो कंप्लीट नहीं लिखोगे तो टाइप नहीं बनेगा ना, टाइप तो उसको कंप्लीट बना रहा है, टाइप उसको मिल्क थोड़ी बना रहा है। तो वो जो हमने एडजेक्टिव लिखा वही तो उसको टाइप बना रहा है, वो जो हमने क्लीन लिखा वही तो उसको टाइप बना रहा है, नहीं तो टाइप कैसे बनेगा? और जो टाइप नहीं बनेगा तो कॉमन नहीं बनेगा। जो नाउन्स होते हैं ना, जो टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कॉमन होते हैं। अब हमें ये तो बदल गया, फ्यूल का मतलब सीएनजी है। अच्छा, उसका टाइप उसे क्लीन बना रहा है, तो जब क्लीन उसे टाइप बना रहा है तो फिर वो कॉमन हो गया। अब देखो, जैसे ये फूड फ्यूल फ्रूट है ना, ऐसे दो तीन एग्जांपल और भी होते हैं, इनका भी ध्यान रखना है। एक तो वो हमने लिखे रखे हैं वहां पे, डेथ लाइफ टाइम, जैसे डेथ है, लाइफ है, टाइम है, एक्सपीरियंस है, एक वर्ड हमने वहां पे ऊपर लिखा होगा नॉलेज है, और एक एजुकेशन है। ये दो चार नाउन और ऐसे, इनका भी ध्यान रखना। अब इनकी भी यही कहानी होती है कि अगर हम इनको इनके जनरल सेंस में यूज करें, विदाउट मेकिंग देम स्पेसिफिक, विदाउट रिलेटिंग देम टू समथिंग स्पेसिफिक, तो अगर हम इनको इनके जनरल सेंस में यूज करें, ना कि किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक से रिलेट करके या किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक को रेफर करने के लिए, तो फिर ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसको ऐसे समझना, देखो। अ लाइफ, बातें मत क्या करो, इज नॉट ऑलवेज फेयर। अब जैसे हमने लिखा, अ लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर, एक सेंटेंस। दूसरा हमने लिखा, ही हैड एन इजी लाइफ abroad. A time is the best healer. क्या कर रहा है भाई, हिले हुए हैं? A time is the best healer. We had a good time with friends. अब जैसे हमने दो तीन सेंटेंस लिखा, ठीक है। टाइम क्या होता है? अबे टाइम क्या होता है? हद है भाई। फोर्थ डायमेंशन, ठीक है, द एब्सोल्यूट डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्स, जैसा हमने टेंस में पढ़ा होगा। तो टाइम हो गया फोर्थ डायमेंशन। लेकिन हमने कहा फिजिकल वर्ल्ड में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इधर इन बाय मींस ऑफ पॉइंट और बाय ड्यूरेशन। अब देखो, अगर टाइम का मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट है या कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, तब तो ये मेजरेबल है। लेकिन अगर इसका मतलब है फोर्थ डायमेंशन जनरल सेंस में, तब तो फिर ये इनफाइनाइट है, फिर तो इसका कोई है ही नहीं। मतलब फिर तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता, अब्सोल्यूट है, बाकी उससे किसी चीज को रिलेट नहीं कर सकते। मतलब उससे रिलेट कर सकते हैं लेकिन उसे किसी से रिलेट नहीं कर सकते। तो
टाइम का मतलब अगर फोर्थ डायमेंशन है जनरल सेंस में, तब तो ये अनकाउंटेबल है, फिर तो इसको क्वांटिफिकेशन भूल जाओ, फिर तो ये क्वांटिफाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर टाइम का मतलब कोई पॉइंट या ड्यूरेशन है, जैसा कि हम फिजिकल वर्ल्ड में यही मानते हैं टाइम को, ठीक है, तो फिर ये काउंटेबल है और इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। अब फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है टाइम इज द बेस्ट हीलर। अब हमें पता है जो टाइम हमने लिखा ना, इस टाइम का ना तो कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन है मतलब, और ना ही इसका मतलब कोई पॉइंट है। तो इस टाइम का मतलब जो टाइम जनरल सेंस में, तो हटा लो। नेक्स्ट में आ जाते हैं। हमने लिखा वी हैड अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स। अब मान लो हमने दोस्तों के साथ कहीं गए, ठीक है, और 2 दिन 2 घंटे 2 मिनट 5 मिनट जितनी देर भी हम उनके साथ रुके, तो यहाँ पे टाइम का मतलब है बस इतनी ड्यूरेशन जो हमने दोस्तों के साथ बिता ली। तो यहाँ पे टाइम का मतलब एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है। अगर ये ड्यूरेशन है और उसको कैटेगराइज भी कर लिया, ये लो आर्टिकल सही हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लाइफ किसका नाम होता है? व्हाट इज द लाइफ नेम ऑफ? अरे भाई लाइफ किसका नाम है? स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव। हमारी अलाइव होने की स्टेट का नाम है लाइफ, और हमारी डेड होने की स्टेट का नाम है डेथ। सो डेथ एंड लाइफ आर द नेम्स ऑफ स्टेट्स। तो डेथ और लाइफ जो है ये नेम ऑफ स्टेट है। नेम ऑफ स्टेट होने की वजह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। नेम्स ऑफ स्टेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, तो अगर हम स्टेट को रेफर कर रहे हैं लाइफ के थ्रू, तब तो ये अनकाउंटेबल है, हटा लो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइफ जो वर्ड है ना, ये स्टेट को नहीं रेफर कर रहा। इस लाइफ का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव नहीं है। इस लाइफ का मतलब है वो सर्टेन ड्यूरेशन जो उसने विदेश में बिताई। तो एक तो ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है, इस लाइफ का मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन है, ठीक है। दूसरा, ये लाइफ जनरल सेंस में यूज हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ या किसी टाइप की लाइफ की बात नहीं हो रही। ये लाइफ वर्ड केवल इसी के लिए यूज हो रहा है। तो हमने इस लाइफ टर्म को स्पेसिफाई कर दिया ही से रिलेट करके, और कैटेगराइज भी कर दिया इजी लिख के, ये लो सही हो गया। तो ये जो नाउन्स हैं, अगर हम इनको स्पेसिफाई कर दें, मतलब स्पेसिफाई करने का मतलब ये होता है कि हम इनके थ्रू या तो किसी स्पेसिफिक को रेफर करें या इनको किसी स्पेसिफिक से रिलेट कर दें, और हम इनका टाइप बना दें, तो ये कैटेगराइज हो जाते हैं। कैटेगराइज हो जाने की वजह से कॉमन मान लिए जाते हैं, फिर आर्टिकल वार्टिकल सब सही हो जाते हैं। तो ये सही हो गया, ठीक है। लाइफ और डेथ का ये ध्यान रखना, ये स्टेट नेम होते हैं, अदरवाइज इस तरीके से यूज करोगे तब ये काउंटेबल हो जाएंगे। फिर एक सेंटेंस देखो, द मैन सेव्ड 2 lives from drowning into the river। ऐसे हमने लिख दिया, द मैन सेव्ड 2 lives फ्रॉम ड्राउनिंग इनटू द रिवर। एक इंग्लिश मूवी है लाइफ, तुम में से किसी ने देखी? साइंस फिक्शन है। अबे लाइफ ऑफ पाई नहीं हिले हुए, लाइफ, लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई क्या मूवी है? क्या है उस मूवी का मैसेज, क्या है कुछ मैसेज ऐसे? मैंने भी हमें देख ली, मुझे तो कुछ पकड़ में नहीं आया उससे। हालांकि पकड़ में इससे भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये भी साइंस फिक्शन है वही। लेकिन ये जो लाइफ मूवी है, अगर ये तुमने देखी होगी तो उससे ये जान जाओगे कि जो लाइफ वर्ड है ना, उस लाइफ वर्ड का उस मूवी में मतलब ऑर्गेनिज्म होता है। असल में मार्स का वो सॉइल लेकर आते हैं स्पेस साइंटिस्ट, और उसको मतलब नर्चर करते हैं, उसको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वहां पे देते हैं, ठीक है। और उसमें मतलब लाइफ डेवलप हो जाती है सॉइल में, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लग जाता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है। और मतलब वही कहानी उसमें दिखाई है। अब वो क्या होता है, वो जो पूरा क्रू होता है उन साइंटिस्ट का, वो उनके लिए खतरा बन जाता है तब जब वो कॉन्सियसनेस गेन कर लेता है, चीजों को समझने जानने लग जाता है, फिर वो उन्हीं को मार डालता है। कहानी तो खैर उसका एंड तो बहुत ही थ्रिलिंग है, बहुत थ्रिलिंग है, ठीक है। खैर वो जो भी है, अब मैं बात इसलिए बता रहा था कि अब तुम में से किसी ने मूवी देखी होगी तो वो जल्दी से बात समझ जाएगा कि लाइफ का मतलब वन हु इज अलाइव भी होता है। लाइफ नेम ऑफ स्टेट है, लेकिन लाइफ का मतलब ये भी होता है वन हु इज अलाइव, वन हु इज अलाइव। अब ये कॉमन नाउन है, वन हु इज अलाइव। तो अगर हम किसी ऐसे इंडिविजुअल को रेफर करें, कोई एनिमल हो, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो जिसमें लाइफ है, तो ये लोग कॉमन हो गया, अब तो ये कैटेगरी बन गई। इसी तरीके से अगर हम डेथ का मतलब मान लें वन हु इज डेड, वन हु इज डेड, तो ये भी वही हो गया, ये भी कैटेगरी बन गई एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स की। तो फिर से बता रहा हूं, नाउन्स का टाइप डिपेंड करता है उनके कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूज पे, मतलब
किस कॉन्टेक्स्ट में उनको यूज किया जा रहा है वो डिसाइड करेगा हम उसे क्या माने। हालांकि कुछ का फिक्स होता है, वो नहीं चेंज होता, लेकिन ज्यादातर का चेंज होता है। तो लाइफ का मतलब अगर हम किसी लिविंग से मान लें, और डेथ का मतलब किसी नॉन लिविंग से या डेड से मान लें, तो फिर ये कॉमन नाउन हो गया। अब जैसे अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में न्यूज आती है 2 डेथ्स, ठीक है, दे रिपोर्टेड 5 डेथ्स, ठीक है। तो वहां पे डेथ्स का मतलब स्टेट नहीं होता, वहां पे डेथ का मतलब होता है वो लोग जो डेड हो गए। तो उस सिचुएशन में कॉमन नाउन है। अब हम देख रहे हैं ये जो हमने लिखा ना, द मैन सेव्ड 2 लाइव्स, तो हमें पता है कि उसने सेव स्टेट को थोड़ी किया होता, स्टेट सेव तो उसने किसी पर्सन को किया होगा। तो यहाँ पे लाइफ का मतलब है वो 2 लोग जिनमें लाइफ थी और जिनके मर जाने के चांस थे, लेकिन फिर भी उसने उन्हें बचा लिया, ठीक है। तो ये लो सही हो गया, 2 लाइव्स। तो लाइफ और डेथ अपना समझ लेना, ये कॉमन नाउन्स भी होते हैं, और जब वो कॉमन नाउन्स होते हैं तो इनका मतलब वो हो जाता है जो हमने वहां लिखा। लाइफ का मतलब वन इज अलाइव और डेथ का मतलब वन इज डेड। अदरवाइज दीज आर द नेम ऑफ स्टेट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। उसके बाद में टाइम भी यही हो गया। एक्सपीरियंस, नॉलेज, एजुकेशन की भी लगभग यही कहानी होती है। हमने लिखा, ये इंग्लिश की काफी अच्छी प्रोवर्ब है, अ नॉलेज इज पावर। दूसरा हमने लिखा, ही हैज अ साउंड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। नॉलेज किसका नाम होता होगा? अरे भाई, अगर हम नॉलेज को कैटेगराइज करें तो नाउन तो है ही है। नाम किसका होगा, जरा देखो देखो। नाउन है तो जरूरी किसी न किसी चीज का नाम होगा। हाँ, अबे किसका नाम होता है नॉलेज? हाँ, कॉन्सेप्ट का। तू ज्यादा ही फिर तेज बनना है? तुरंत ही फोटोकॉपी मार दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टेट है, स्टेट ऑफ नोइंग। नॉलेज जो होती है वो हमारी स्टेट होती है, स्टेट ऑफ नोइंग। नो मेंटल स्टेट होती है, मेंटल स्टेट की वर्ब होती है ना नो, उसी वर्ब को नाउन बना रहे हो। तो ये नेम ऑफ स्टेट है, अवस्था। तो नेम ऑफ स्टेट है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, हटा लो आर्टिकल। एक सीधा कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं। अब देखो ये जो नॉलेज वर्ड है ना, ये अपने जनरल सेंस में हो रहा है। जनरल का मतलब किसी भी चीज की नॉलेज, किसी भी टाइप की नॉलेज, किसी भी पर्सन की नॉलेज और किसी भी लेवल की नॉलेज। तो ये नॉलेज जो वर्ड है ना, इसको हम किसी पर्टिकुलर से रिलेट नहीं कर रहे, मतलब हम इसे स्पेसिफाई नहीं कर रहे, ये बिल्कुल अपने जनरल सेंस में यूज हो रहा है। अच्छा, ये नॉलेज वर्ड जनरल सेंस में नहीं रहा। एक तो इस पर्सन की नॉलेज, दूसरा इस सब्जेक्ट की नॉलेज। तो हमने नॉलेज को स्पेसिफाई कर दिया, ये को डिफाइन कर दिया। हमने उसको डिफाइन कर दिया इस पर्सन से रिलेट करके, इस सब्जेक्ट से रिलेट करके। तो अब नॉलेज का मतलब हम ज्योग्राफी नहीं मान सकते यहाँ पे, इस नॉलेज का मतलब लैंग्वेज की नॉलेज नहीं मान सकते, अब इस नॉलेज का मतलब हमें फिजिक्स की नॉलेज और इस पर्सन की नॉलेज ही मानना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक हो गया। अच्छा, साउंड एडजेक्टिव लिखकर उसको हमने कैटेगराइज भी कर दिया। व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज, कैटेगराइज कर ले लिया वो आर्टिकल। तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ही हैज अ साउंड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। तो नॉलेज है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, इनका ध्यान देना। अगर हम इन नाउंस को इस तरीके से स्पेसिफाई करके कैटेगराइज कर दें तो ये कॉमन हो जाते हैं और ये काउंटेबल, और इनके साथ आर्टिकल ठीक। जनरल सेंस में अनकाउंटेबल। एजुकेशन एम्पावर्स अस, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद में आ गया हमारे क्या नाम ये। अब देखो, स्टोन है, सोप है, चौक है। सोप हमने कल भी डिस्कस किया था कि सब्सटेंस होता है, ठीक है। और उसी तरीके से चौक भी सब्सटेंस होता है। अगर हम लिख दें विद अ चौक तो गलत हो जाएगा, या तो लिखो विद चौक या लिखो विद अ पीस ऑफ चौक। अच्छा, स्टोन जो होता है इसका अपना ध्यान रखना कि अगर हम इसको एज अ मटेरियल यूज करें तब तो है अनकाउंटेबल, अदरवाइज ये पीसेस जो होते हैं ना, जब हम उनको रेफर करने के लिए स्टोन यूज करते हैं तो ये काउंटेबल भी हो जाते हैं। दे गैदर्ड द स्टोन्स। तो स्टोन है, मार्बल है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग मार्बल्स। तो ये अगर हम इनका यूज करें किसी इंडिविजुअल थिंग को रेफर करने के लिए, मार्बल, कंचे वगैरह होते हैं ना, तो ये प्लूरल भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम इनका यूज करते हैं एज अ रेफरेंस टू मटेरियल दैट समथिंग इज मेड ऑफ, तब फिर इनको प्लूरल मत करना। दीज बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ स्टोन्स। अब जैसे हमने ये स्टोन्स लिखा, अब हमें पता है ये स्टोन्स जो है ना, ये मटेरियल है जिससे बिल्डिंग्स बनी है। तो जब हम इन वर्ड्स को रेफर करें एज अ समथिंग विच समथिंग एल्स इज मेड ऑफ,
तब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन हो जाते हैं। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तो इनका प्लूरल वगैरह मत करना। अच्छा, उसके बाद शुगर तो पता ही होगा, अनकाउंटेबल है, मटेरियल है, सब्सटेंस है। मिस्चीफ नेम ऑफ एक्शन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेयर हमारा मटेरियल नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अल्फाबेट की क्या कहानी होती होगी देखो तो। अल्फाबेट इंग्लिश में कितने होते हैं? हाँ, तू बेटा पिटेगा किसी दिन क्लास में। तो मैं तो अल्फाबेट पूछ रहा हूँ ना, तू लेटर क्यों बता रहा है? अरे, अच्छा अल्फाबेट कहते हैं किसे, ये बता। डब्बा समूह है। देखो, मेरी तो खैर आदत है, असल में है क्या, मैं इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करके मैं सीखता हूँ। मेरा सीखने का तरीका यही है, मैं किताबें किताबें नहीं पढ़ता, ठीक है। मैं जो पढ़ाता हूँ उसी को पॉलिश करता रहता हूँ ओवर द टाइम, और मैं उसी से नई चीजें निकालता रहता हूँ। मेरा ये सिखाने का तरीका है, इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ाना पसंद करता हूँ। अदरवाइज पीपल डोंट टेक पेंस। लोग चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते, पहले हफ्ते बढ़िया पढ़ाया जाता है, फीस जमा कर दो, उसका बाद अपनी ऐसी तैसी करो। याद कर पाओ कर लो जाके, नहीं कर पाओ तो छोड़ दो जाके, ठीक है। हमने पढ़ाना था पढ़ा दिया, हमने बता दिया, चले गए हम, ठीक है। लेकिन होता क्या, मैं चीजों को सीखना समझना और पॉलिश करना और चमकाना चाहता हूँ। मैं इसलिए अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाते टाइम बहुत ध्यान से पढ़ाता हूँ, बहुत ध्यान से उनको मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें और चमकाना है और चमकाना है। दैट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन और वट एवर, ठीक है। अदरवाइज ये चीजें तुम खुद सोचोगे तो पता कर लोगे। बात सोचने की है। मैं एक बड़ा अच्छा कोट ऐसा ही याद आ गया जब ये बातें कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपने वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी नहीं थे, जिनके नाम पे वो हम लोग मनाते हैं, क्या नाम, जन्मदिन पे, टीचर्स डे। तो टीचर्स डे पे उनका कोट पेपर में छपा था, उसमें लिखा था कि वन हु कैन थिंक रिक्वायर्स नो टीचर। अब बात बड़ी गहरी है अगर हम समझे तो। उन्होंने कहा कि जो सोच सकता है उसको टीचर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारा क्या होता है, हमारी पूरी कोचिंग, हमारे पूरे स्कूल कॉलेज, हमारे सारे सीखने वाले केवल याद करने के लिए पढ़ते हैं। हम फोटो कॉपी हैं एक दूसरे की। मैं किसी की फोटो कॉपी होऊंगा, हालांकि मैं नहीं हूं, ठीक है। तुम मेरी फोटो कॉपी बनोगे, कोई किसी की बनेगा, ठीक है। तो वी आर फोटो कॉपीज। वी डोंट हैव आवर ओन माइंड, हमारा अपना माइंड नहीं है, हमारा अपना कुछ सोच नहीं है। तो अगर हम सोचने की क्षमता डाल लेना, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप सीख लेंगे, उनके लिए टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो नहीं समझ पाएंगे फिर तो टीचर जाएंगे कहाँ जाएंगे। लेकिन सोचने की आदत डाली, तो सोचोगे तो अपने आप देख लोगे ये चीजें। तुम्हें क्या लगता है, एक बार एक सोनीपत का बच्चा था, बहुत पीछे पड़ गया, उसने कहा सर वो किताब बता दो जिससे आप पढ़ते हो। हाथ धो के पीछे पड़ गया। मैंने कहा आदमी के पजामा ऐसी नहीं होती किताब। कह रहा कहीं तो ये लिखा होगा जो आप बताते हो। अब मैं कैसे समझाऊं उसको, कहीं नहीं लिखा होता ये तो। तुम जब चीजों को टाइम दोगे, उनको बैठ के सोचोगे समझोगे, तो अपने आप देख लोगे। तुम लगे रहोगे हर टाइम फेसबुक पे, तुम हर टाइम लगे हुए व्हाट्सएप पे, ठीक है। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है तुम्हारे लिए, तो तुम कभी देख ही नहीं पाओगे। तुम्हारे से चीज सामने से चीजें आएंगी निकल जाएंगी, लेकिन तुम नहीं देख पाओगे। तो बैठो सोचो समझो, अपने आप चीजें निकल के सामने आएंगी। लेकिन हम बस फोटो कॉपी फोटो कॉपी फोटो कॉपी, ठीक है। देखो, ये जो एबीसीडी है ना, जैसे बच्चे ने लास्ट में कह भी दिया, ये है लेटर्स, अक्षर। और इनका जो पूरा ग्रुप होता है ना, उसे हम कहते हैं अल्फाबेट, ए टू जी। तो अल्फाबेट इज द ग्रुप ऑफ द लेटर्स इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जितने भी लेटर्स होते हैं, उनके सबको ग्रुप को अल्फाबेट कहा जाता है। अब अच्छा, जैसे लैंग्वेज उसमें लेटर्स जितने चाहे हो, लेकिन अल्फाबेट तो एक ही बनेगी, ठीक है। अब चूंकि अल्फाबेट एक ही बनेगी, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, इट टुक हिम अ डे टू लर्न इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब जैसे हमने लिखा इट टुक हिम अ डे टू लर्न इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। अब या तो हम इसे लेटर्स कर दें, या हम इसे अल्फाबेट कर लें, तो ये सही होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही अल्फाबेट है, हर एक लैंग्वेज में एक ही होती है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। फिर हमने लिखा सम अल्फाबेट्स आर वाउल एंड सम आर कॉन्सोनेंट्स। अब देखो, ये जो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स कैटेगराइजेशन है, ये किसका है, अल्फाबेट का या लेटर्स का? ये लेटर्स का है। तो अगर हम इसे अल्फाबेट लिख दें तब भी गलत, मतलब अल्फाबेट कर दें वहां पेज कर दें तब भी गलत है।
अब तो हमें इसे लेटर्स ही लिखना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, सम लेटर्स आर वाउल्स एंड सम आर कॉन्सोनेंट्स। क्या देखो, एक इंग्लिश में बहुत अच्छा इडियम होता है, अगर तुमने पढ़ा हो, अल्फा एंड ओमेगा। पढ़ा? क्या मतलब होता है इसका, बताना। इसका मतलब होता है बिगनिंग टू एंड, मतलब आदि अंत सब। अभी जो अल्फा एंड ओमेगा है ना, ये होते क्या है, जैसे ये अल्फा हो गया और ये ओमेगा हो गया, ठीक है, ऐसे बनते हैं ना ये अल्फा एंड ओमेगा। होता क्या है, ये जो अल्फा है या ओमेगा है या बीटा है या थीटा है, ठीक है, या पाई है या गामा है, ये सब क्या है, ये ग्रीक लेटर्स के अल्फ लेटर्स हैं, मतलब ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं जितने साइंस में, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज तो अब यूज में है नहीं, ठीक है। तो उस लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं, जैसे इंग्लिश में एबीसीडी वगैरह नहीं होते उस तरीके के, तो ग्रीक लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं ना, अब वो साइंस में, मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज तो वो बची नहीं, तो लैंग्वेज तो अब खत्म ही हो गई, ठीक है। तो ये जितने हम टर्म्स यूज करते हैं ना, ईटा बीटा थीटा गामा प्यू और वो ओमेगा और एंस्ट्रॉन्ग वगैरह फलाना ढिमकाना, ये सब के सब ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं। तो अल्फा और ओमेगा जो है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं। और ये पता क्या है, अल्फा उस मतलब अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर होता है, जैसे इंग्लिश में ए होता है, ओमेगा उसका लास्ट लेटर होता है, जैसे कि इंग्लिश में जीरो होता है। तो अल्फा एंड ओमेगा का मतलब ये हो जाता है बिगिनिंग टिल एंड, आदि और अंत सब। अब ये चीजें सोचोगे तो अपने आप ढूंढ लोगे, नहीं सोचोगे तो फिर कॉपी मारते रहना, ठीक है, ये चलेगा। तो अल्फा एंड ओमेगा जो इडियम होता है ना, उसका जो मतलब होता है बिगिनिंग टिल एंड, वो इसीलिए होता है। तो अल्फाबेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, और जो लेटर्स होते हैं वो तो पता ही हो गया, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स, यूनिट ऑफ लैंग्वेज। खैर, तो ये अल्फाबेट हो गया हमारा सही। उसके बाद आ गया वर्क। वर्क तो ऑब्स्ट्रक्ट नाउन हो ही गया, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। नेम ऑफ एक्शन होता है तो ऑब्स्ट्रक्ट नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें और ध्यान रखनी की, जो ये दोनों वर्क नहीं है, एक वर्ड है इनमें से, ठीक है। ये जो वर्क हमने लिखा है ना, इसको हम वर्क्स भी लिखते हैं प्लूरल फॉर्म में। लेकिन जब हम इसे वर्क्स लिखते हैं तब इसका मतलब हो जाता है कॉम्पोजिशंस, रचनाएं। मान लो किसी पर्सन ने कुछ चीजें लिखी लिखाई हैं, तो वो सारा जो उसका कॉम्पोजिशन है, वो उसका कॉम्पोजिशंस वर्क्स हो गया। या फिर वर्क्स का एक मतलब और भी होता है, इंडस्ट्री, ग्लास वर्क्स, मेटल वर्क्स, फायर वर्क्स। तो वर्क्स का मतलब इंडस्ट्री होता है, कॉम्पोजिशंस होता है, और वर्क का मतलब होता है जॉब, काम। फिर आ गया वर्ड। अब हमने पढ़ा कि जो वर्ड होता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है विच हैज सम मीनिंग। ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका अपना एक मीनिंग हो, तो एक कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन हो गया तो काउंटेबल हो गया। अब जैसे हम देख रहे हैं, एक वर्ड ये है, 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 तो वी कैन काउंट देम। तो ऐसे ग्रुप्स लेटर्स के जिनके अपने मीनिंग हो, तो उन्हें हम वर्ड कह देते हैं, ठीक है। अब ये डी ए वाई जो लेटर्स है, इनका अपना एक मीनिंग है, उसका भी मीनिंग है, उसका भी मीनिंग है, उसका भी मीनिंग है, तो सब वर्ड हो गए, तो ये काउंटेबल है। फिर हमने यहाँ पे वर्ड को लिख दिया कि अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा ना, असल में यहाँ पे इसका मीनिंग अलग है। यहाँ पे इसका मतलब क्या, देखो समझना, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। ठीक है। अब इस सेंटेंस में हम वर्ड का मतलब शब्द नहीं मान सकते, कोई उसका लॉजिक बनेगा नहीं कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, वो एम्बिगुअस मीनिंग बन जाएगा, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं होगा। अगर हम वर्ड का मतलब यहाँ पे कमिटमेंट मान लें तो ये सही हो जाएगा। तो वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब कमिटमेंट भी होता है, ठीक है, प्रॉमिस भी होता है। हालांकि एक मीनिंग उसका न्यूज भी होता है वैसे। तो जब वर्ड का मतलब वो प्रॉमिस या कमिटमेंट या न्यूज, तब ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसको ऐसे लिखा करो। अगर इसका मतलब शब्द हो तो ये प्लूरल हो जाएगा। राइट द एसे इन 200 वर्ड्स, तो वो जो 200 वर्ड्स लिखा है वो सही है, क्योंकि वहां पे वर्ड्स का मतलब कमिटमेंट या प्रॉमिस नहीं है, वहां पे वर्ड्स का मतलब ये है, ये डे लर्न इंग्लिश वगैरह। तो वर्ड का मतलब अगर प्रॉमिस हो, कमिटमेंट हो, न्यूज हो, तो फिर ये अनकाउंटेबल है। अदरवाइज अगर इसका मतलब ये हो तो ये काउंटेबल है। पेपर भी मटेरियल नाउन हो गया। जैसे हमने लिखा, ही रोट समथिंग ऑन अ पेपर, ही रोट समथिंग ऑन अ पेपर। अब पेपर मटेरियल है, दैट बुक्स आर मेड ऑफ, न्यूज़पेपर इज मेड ऑफ, मतलब जिससे बहुत सी चीजें बनती हैं, खैर ठीक है। तो ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, ये गलत हो गया, या तो ये हटाओ। और नहीं तो हमें पता है कि काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनको काउंट किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन्स को डिवाइड किया जाता है, तो इसकी डिवीजन लिख दो, पीस ऑफ, पेज ऑफ, शीट ऑफ, अ पीस ऑफ पेपर, अ पेज ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर, इस तरीके से भी लिख दोगे तो सही हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और ध्यान देना, ये जो पेपर नाउन होता है हमारा, इसकी प्लूरल फॉर्म भी यूज होती है, पेपर्स। लेकिन तब ये मटेरियल नहीं रहता, तब इसका मतलब हो जाता है डॉक्यूमेंट्स।
पेपर्स का मतलब हो जाता है डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, मतलब किसी भी चीज के डॉक्यूमेंट्स होता है। वेदर आ गया, वेदर हो गया नेम ऑफ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर की स्टेट का नाम वेदर होता है, ठीक है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बिहेवियर एक्शन हो गया, प्रोग्रेस भी एक्शन ही हो गया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। म्यूजिक तो पता ही चल गया, ऐसे उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। हेल्थ हमारी फिजिकल स्टेट हो गई, जैसे हमने किसी को लेटर लिखा और उसमें ये लिखा आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ। मान लो हमने किसी पर्सन के लिए कोई लेटर लिखा और उसमें ऐसे लिख दिया आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ। अब देखो जो हेल्थ है ना, ये हमारी फिजिकल स्टेट का नाम है, ठीक है, क्योंकि ये नेम ऑफ फिजिकल स्टेट है। एक्सेस नेम ऑफ एक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना ये एक्सेस कई बार पेपर में आ भी चुका है। एन एक्सेस वगैरह लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। वी हैव नो एक्सेस टू दैट वॉल्ट। डैमेज और हार्म दोनों का मीनिंग सेम होता है। किसी पेपर में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या था देखो, अगर मुझे सही से याद हो, इट विल कॉज अ ग्रेट हार्म टू आवर सोसाइटी, इट विल कॉज अ ग्रेट हार्म टू आवर सोसाइटी, ऐसे। अब जो हार्म है और डैमेज है दोनों वर्ब होती हैं, इन वर्ब्स को हमने क्या किया, नाउन बनाया, तो नेम ऑफ एक्शन हो गए, नेम ऑफ एक्शन होने की वजह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, तो ए हटा दो, सिंपली उसको ऐसे लिखो इट विल कॉज ग्रेट हार्म टू आवर सोसाइटी। अच्छा, अब हार्म और डैमेज दोनों अनकाउंटेबल नाउन रहेंगे क्योंकि नेम ऑफ एक्शन है, ठीक है, लेकिन एक चीज और देखना, डैमेज जो वर्ड होता है इसकी एक प्लूरल फॉर्म भी यूज में है, डैमेजेस, और ये जो इसकी प्लूरल फॉर्म डैमेजेस होती है इसका मतलब हो जाता है कंपेंसेशन। तो अगर मान लो इस मीनिंग में यूज करोगे तो हमेशा इसको डैमेजेस ही लिखना, मतलब ये दोनों अलग अलग मीनिंग के वर्ड्स हैं, डैमेज अलग है, डैमेजेस अलग है। डैमेज का मतलब है हार्म और डैमेजेस का मतलब है कंपेंसेशन। दे हैव रिसीव्ड नो डैमेजेस येट। बाकी जुल्ली उल्ली डिस्कस होएगी, पोएट्री को अपना समझ लो। पोएट्री किसका नाम होता होगा, देखो तो एक बार। अबे सोचो, पढ़े लिखे तो हो ही, पढ़ाई लिखाई तो करी है। किसका, फीलिंग्स, फीलिंग का नाम पोएट्री कैसे हो जाएगा बे? कलेक्शन ऑफ पोएम्स तो एंथोलॉजी होता है अंकल, कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंथोलॉजी होता है। और सोचो, बंद क्यों हो जाते हो? जो सोचते हो वो गलत हो जाए तो उसके आगे बढ़ा करो ना। देखो इसको हम दो तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। पहली बात तो पोएट्री जो है ये हो गया स्टाइल ऑफ लिटरेचर, प्रोज हो गया अनदर स्टाइल ऑफ लिटरेचर। जो हम लिटरेचर लिखते हैं ना, ये उसके दो स्टाइल हैं। पोएट्री वो लिटरेचर होता है जो स्टेंजास फॉर्म में लिखा जाता है। देखो जैसे हमने पोएम लिखा, ऑड लिखा, सोनेट लिखा, एलिजी लिखा, ठीक है, स्टोरी लिखा, ऐसे लिखा, नॉवेल लिखा, ड्रामा लिखा, ठीक है, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब समथिंग रिटन। तो पोएम टेक्स्ट है, सोनेट टेक्स्ट है, ऐसे टेक्स्ट है, स्टोरी टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब समथिंग विच इज रिटन, ठीक है, और ये दैट एवरीथिंग फॉर्म्स लिटरेचर। तो अगर हम लिटरेचर को कैटेगराइज करें, लिटरेचर का मतलब एनीथिंग रिटन, जो भी हमने टेक्स्ट लिखे हैं वो सब लिटरेचर बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो उसकी दो कैटेगरी हो जाएंगी, एक वो लिटरेचर जो स्टेंजास फॉर्म में लिखा जाता है, राइमिंग स्कीम वगैरह के साथ में, वर्सेस में, और एक वो जो हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं। जो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा वो प्रोज हो गया, बाकी स्टेंजा वर्सेस में जो लिखा वो पोएट्री हो गया। अब चूंकि पोएट्री एक सिंगल स्टाइल है तो उसको पोएट्री प्लूरल तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पोएट्री सिंगल स्टाइल है तो उसका प्लूरल होगा ही कहां से, प्रोज का भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक चीज। अब इसी वजह से जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ये एफसीआई के पेपर में क्वेश्चन आया, देयर आर सम पोएट्रीज इन दिस बुक। देखो अब जो बुक में लिखा होता है वो क्या होता है, टेक्स्ट। टेक्स्ट होता है ना, जिसका कोई ऑथर है, जिसका कोई राइटर है, तो वो टेक्स्ट है।
अच्छा, टेक्स्ट जो होता है वो पोएट्री नहीं होता, वो पोएम होता है, तो इसको लिखो पोएम्स। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, देयर आर सम पोएम्स इन दिस बुक। तो जो हम लिखते पढ़ते हैं वो टेक्स्ट जो होता है वो पोएम होता है, मतलब या ऑड होता है, सोनेट होता है, वो उसकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन पोएट्री लिखा गया स्टाइल होता है जिसमें उसको लिखा गया है, जिस फॉर्म में उसको लिखा गया वो फॉर्म पोएट्री है, ठीक है, वो फॉर्म प्रोज है। तो जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि आई हैव रेड अ प्रोज, आई हैव रेड स्टोरी, नॉवेल, ऐसे कुछ, ठीक है। एक चीज तो, एक तो ये स्टाइल होता है इसलिए प्लूरल नहीं हो सकता। दूसरी चीज देखो, पोएट्री का मतलब हो जाएगा एनीथिंग रिटन इन फॉर्म ऑफ वर्सेस और स्टेंजास। प्रोज का मतलब हो जाएगा एनीथिंग रिटन इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। तो फिर वो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट बन गया, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट बन गया, तो फिर से वही अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो पोएट्री हो गया ये हमारा। पोएट्रीज वगैरह मत लिखना है, अपना ध्यान रखना। सीनरी समझ ही लिया। पोस्टेज ऑफ ब्रोकरेज, नॉलेज तो ऑब्जेक्ट नाउन हो गया, इंफॉर्मेशन फर्नीचर सब खत्म हो गए। ब्रोकरेज और पोस्टेज को देखो एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ब्रोकरेज का वैसे मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? कलेक्शन किसका? हाँ, कमीशन। सही है, कहूंगा नहीं कुछ, चिंता मत कर। देखो एक एग्जांपल देखना, 50,000 रुपीज हैज have been spent on it। दूसरा हमने लिखा 50,000 रुपीज has have always been a large sum। अब देखो ये दोनों सेंटेंस है ना, इनमें हमें पता ये करना है कि इन सेंटेंसेस में हम वर्ब हैज यूज करें या हैव यूज करें। यूज कर बेटा। हाँ, देखो बदतमीज को, देखो बदतमीज, वो पीछे बैठा, वो बताएगा बेटा। तेरे पीछे कोई नहीं तो बोल। हाँ। हाँ, पहले में हैव आएगा, दूसरे में चले आ जा भोपाल तू या। पहले में क्या है बेटा? पहले में हैव, दूसरे में हैज। अब कैसे मैं समझाऊं किसी को, अगर मुझे समझाना हो कि इसमें हैव क्यों आया, इसमें हैज क्यों आया? हाँ ठीक है। कैसे तुम्हें पता वो टुकड़ों में ही खर्च किए होंगे? क्या पता एक ही बार में ले जाके 50,000 रुपए दिए हो, कोई एक चीज ले लियो। ये कैसे मान लिया कि वो टुकड़ों में ही खर्च हुए हैं? क्या पता वो हमने पूरे पैसे ले जाके एक ही बार में पकड़ा के कोई चीज ले लियो। अच्छा, चला ठीक है, मान लिया थोड़े समय के लिए अभी से बता। हाँ, पड़ोसी। तो यूपी का है क्या बे? यूपी का है? बता मैं कैसे जान गया? बता मैं जा, आऊं भी, आऊं भी। मैं कैसे जान गया तू यूपी का है, बता। नाम पहले कभी मिले, न तूने कभी मुझे उधर देखा होगा ना मैंने तुझे देखा होगा। मैं जान कैसे गया तू यूपी का, बताइए। नहीं पता? तुम्हें पता कैसे जान गया? हाँ, शकल से तेरी, तेरी शकल से जान गया रे। आज ये बिलंग से कर, ये दोनों। चलो खैर टाइम खराब नहीं करते, देखो मैं बता ही देता हूँ, बाद में पूछूंगा तेरे से, ठीक है। ड्यू रही तेरी पार्टी। ये जो बीन हमने लिखा है ना, ये है लिंकिंग वर्ब। और हमने पढ़ा कि लिंकिंग वर्ब जो हम लिखते हैं वो होता है कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट सेम होते हैं, ये सब पढ़ा ना। तो इसका मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना 50,000 रुपीज, इसको हम लास्ट सम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब सम का मतलब टोटल अमाउंट, ठीक है, रकम। अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं,
इस सेंटेंस में ऐसा कुछ है नहीं कि हम इसको अमाउंट माने या कुछ भी माने। तो अगर अमाउंट ना माने तो फिर माने क्या? तो इसको यूनिट मानो, इंडियन करेंसी की यूनिट होती है रुपी। रुपी जो है वो इंडियन करेंसी की यूनिट है, और ऐसी टोटल 50,000 यूनिट्स हैं। तो अगर 50,000 यूनिट्स हैं तो ये प्लुरल हो गया, वर्ब प्लुरल लिखो। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी यूनिट्स, लेकिन इस तरीके जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है उसके हिसाब से हम यूनिट मान नहीं सकते, क्योंकि जब हमने कॉम्प्लीमेंट लास्ट हम लिख दिया तो हमें इस टोटल को एक अमाउंट मानना पड़ेगा। अब जब अमाउंट मान लोगे तो ध्यान देना, अमाउंट अनकाउंटेबल होते हैं। नंबर जो होता है वो काउंटेबल नाउंस का एट्रीब्यूट है, अमाउंट अनकाउंटेबल नाउंस का एट्रीब्यूट है। तो अगर हम 50,000 रुपीज को अमाउंट मान लेंगे तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो वो जो हमने कॉम्प्लीमेंट यूज किया ना, वो कॉम्प्लीमेंट से पता चल गया कि अब ये इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं है, एक टोटल अमाउंट है। अब हाँ, और क्या, लिंकिंग और तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही आता है। आज पता चला। पूरा वर्ब पढ़ा दिया, चिल्ला चिल्ला के, इतनी बार चिल्ला के बताया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। 20 years has have passed since he left. 20 years are is a long duration to wait for. अब उसे जगह, अब बेटा ये बता, इसमें पहले में हैज आएगा, हैव आएगा, दूसरे में आर आएगा, इज आएगा। ठीक है, कैसे पता चला? अबे कैसे पता चल गया? देखो बदतमीज, इसमें कुछ पता ही नहीं करना है। ईयर टाइम की यूनिट हो गई, जैसे ये करेंसी की यूनिट है रुपीज, वैसे ईयर टाइम की यूनिट है, और ऐसी 20 यूनिट्स हैं। 20 यूनिट्स का मतलब प्लुरल, मोर देन वन जो होता है वो प्लुरल ही होता है, तो हैव लिखना पड़ेगा। अच्छा, इस हिसाब से देखें तो यहाँ भी आर लिखना पड़ेगा, लेकिन जो आर है ना लिंकिंग वर्ब है, और इसका जो हम लिख रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट है, लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसका मतलब हम ईयर्स को यूनिट ना मान के एक ड्यूरेशन मान रहे हैं। अब ड्यूरेशन जो है अमाउंट ऑफ टाइम हो गया। अगर हम इस 20 ईयर्स को एक अमाउंट मान रहे हैं टाइम का, ना कि इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है, तो फिर ये सिंगुलर है और ये लो इज आ गया। तो यहां से हमें समझना ये कि जो अमाउंट्स होते हैं ना वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, और नंबर काउंटेबल होता है, ठीक है। तो अगर हम प्लुरल क्वांटिटीज को, जैसे अभी ये तो टाइम है और ये मनी है, मान लो अगर टाइम और मनी ना हो, मास हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, डिस्टेंस हो, तो टाइम, मनी, डिस्टेंस, वेट, वॉल्यूम एटसेट्रा, अगर हम इनकी प्लुरल क्वांटिटीज को अमाउंट्स के तरीके से एक्सप्रेस करें तो ये सिंगुलर होते हैं, बस ये ध्यान रखना। सेंटेंस पढ़ोगे तो जान जाओगे कि उसको रेफर कैसे किया जा रहा है, एज एन अमाउंट और एज सेपरेट यूनिट्स। अगर हम उसको एज इंडिविजुअल यूनिट ट्रीट कर रहे हैं तो फिर वो प्लुरल हो जाएगा, अमाउंट मान रहे हो तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बात हमने क्यों समझी थी, ये बात हमने समझी थी ब्रोकरेज और पोस्टेज को समझने के लिए। क्या ब्रोकरेज और पोस्टेज अमाउंट्स होते हैं जो हम पे करते हैं सर्विसेज के लिए? ये बताएगा जो कमीशन कह रहा था। ब्रोकरेज को अमाउंट माने, अमाउंट ऑफ मनी पेड टू द ब्रोकर, माने या नहीं? हाँ, मान लेते हैं, चलो। पोस्टेज को अमाउंट ऑफ मनी माने, दैट इज पेड टू द पोस्ट ऑफिस, माने, तो ये अमाउंट्स है। तो ब्रोकरेज है, पोस्टेज है, दीज आर द अमाउंट्स, अमाउंट्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल एंड कांट टेक प्लुरल्स। तो प्लुरल क्वांटिटीज को अगर हम अमाउंट्स के तरीके से रेफर करेंगे तो उनको हमें सिंगुलर मान के ट्रीट करना पड़ेगा। हरि ओम प्रभु। अगला क्वेश्चन देखो। 3/4 of his life was spent
इन प्रिजन। किसके बारे में कही जा रही होगी बात? 3/4 तो नहीं, लेकिन हाँ बंदे ने काफी लाइफ अपनी जेल में गुजार दी थी। नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे थे? अबे नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे थे? 28 के 27? हाँ, 27 साल रहे सर। 3/4 ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन प्रिजन वगैरह वगैरह। दूसरा देखो, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 1.5 hour। तीसरा, he sent me a check for 1,000 rupees। Fourth, it will benefit 10 million students। नाउ सी व्हाट विल इट बेनिफिट। किसको बेनिफिट करेगा, 10 मिलियन को या स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स हो गया हमारा मेन नाउन। अच्छा, 10 मिलियन उसका हो गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब अगर ये 10 मिलियन डिस्क्रिप्शन है, मॉडिफायर का मेन वर्ड वो है, तो इसे प्लूरल क्यों लिख दिया? ये लोग गलत हो गया। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 10 मिलियन स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, जैसे मिलियन है, डजन है, 1000 है, 100 है। ठीक है, ये यूनिट्स हैं, सब नंबर के यूनिट्स हैं। तो अगर हम इनके साथ में न्यूमरल्स यूज करें, जैसे हमने लिख दिया 5, 3, 2, 7 ऐसे, तो हम इनको प्लूरल फॉर्म में लिख देंगे मिलियंस, डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि ये डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है, ये किसी न किसी को डिटरमिन करेंगे मेन नाउन को, तो अगर वो नाउन हम इनके साथ लिख दें, कार्स, बुक्स, ट्रीज, गेस्ट्स ऐसे, तो जैसे हम वो नाउन लिखेंगे तो देखेंगे मेन नाउन तो मेन वर्ड तो वो नाउन बन गया। अगर वो मेन वर्ड नाउन बन गया तो ये उसके मॉडिफायर हो गए, और कल ही हमने पढ़ा था कि मॉडिफायर से प्लूरल नंबर में आने से रहे, तो इन्हें ऐसे लिख। तो वो गलत भी तो हो गया था हिले हुए जो बनाया था। डजन्स ऑरेंजेस बताया था क्या मैंने? हाँ, डजन्स ऑरेंज क्या डजन ऑरेंजेस? अब पागल है इसे तो। हट, डजन ऑरेंजेस लिखवाया, डजन ऑरेंज लिख के चला गया था, तो वैसा ही है। एक वो था, उसने लिख दिया हर्बल ड्रीम। मैंने लिखवाया हॉरिबल ड्रीम, वो लिख बैठे बाबूजी हर्बल ड्रीम। अब क्या करना है उनका। ऐसा हर्बल ड्रीम। ठीक है। अब सोचता तक नहीं है बच्चा, लिख लेता है, बस सोच तो सही है क्या लिख दिया। कोई भी गलती कर सकता है, कहीं भी गलती कर सकता है। ब्रह्मा जी से गलती हो गई, शिव जी से गलती हो गई, वो तो भगवान थे, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, तो हमसे तो गलती किसी से भी हो सकती है। आदमी सोचता ही नहीं। अरे भैया कोई भी कहे, लेकिन उसकी बात को सोचो समझो, समझ में आए तब मानो। ठीक है, आदमी सोचता ही नहीं। शिव जी की कहानी पढ़ी होगी तुमने, वो गलती हो गई थी उनसे, नहीं पढ़ी? भस्मासुर उनके पीछे पड़ गया एक बार, बदतमीज था वो। ठीक है, भस्मासुर वो था, वो बदतमीज था, उसको ससुर को वो चाहिए था क्या नाम, कोई वरदान। अब उसने सोचा, सारा गुड़ा भाग लगाया, उसने कहा एक ही हिला हुआ देवता है जो मान जाएगा। ठीक है,
तो शिव जी की पूजा करने लग गया। उसको पता था ये मान जाएंगे। चरस गांजा करने वाले आदमी को समझ कितनी होती है, तो उन्होंने सोचा इसे मना लेते हैं। वो भक्ति करनी शुरू कर दी उसने। ठीक है, थोड़े दिन करता रहा वो भक्ति भक्ति, वो अपना समझ, उन्हें लगा कि ये तो हमारा भगत है बड़ा अच्छा। ठीक है, चले गए उसके पास, प्रकट हो गए। कहा बताओ बस तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा एक वरदान चाहिए। तो उसने कहा मांग लो, क्या वरदान चाहिए। उसने कहा एक काम करो, हमें ऐसा वरदान दे दो कि जिसके ऊपर भी हम हाथ रखें ना, वो भस्म हो जाए तुरंत ही। लगा रखी होगी चिलम मिलम, कह दिया ठीक है जा हो गया। और क्या, ऐसे आदमी का क्या भरोसा, इसलिए कहते हैं नशा पानी से दूर रहना चाहिए। कह दिया उससे, तथास्तु। ठीक है, अब उसको ये तो पता था कि अगर इन्होंने कह दिया, और ये तो ईश्वर है, अगर इन्होंने कह दिया तो अब तो काम हो गया मतलब। ठीक है, तो उसने कहा मैं तुम्हें पे ट्राई करूंगा। ठीक है, अब ये भागे, इन्होंने कहा नशा वशा सब उतर गया उतनी देर में। उसने कहा भैया मैं तुम्हारे ऊपर ही ट्राई करूंगा। ठीक है, अब उसने कहा भाई मैं तो तेरा भगवान हूँ, पूजा कर रहा था, छोड़ मुझे। उसने कहा का भगवान, ये पार्वती मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, पीछे पड़ गया उनके। अब वो भागे भागे बेचारे, लेने के देने पड़ गए वहां। ठीक है, बदतमीज भगत से दूर रहना चाहिए। भगत अगर हिला, वो इसीलिए लोग कह के गए कि समझदार दुश्मन, समझदार आदमी से दुश्मनी कर लो, बेवकूफ से दोस्ती मत करो। अब वो भागे भागे बेचारे घूमे। ठीक है, वो भी पीछे लग गया। ठीक है, उसने कहा आज तो मैं तुम्हें भस्म करके तुम्हारी पार्वती ले जाऊंगा, तभी जाऊंगा यहाँ से, ऐसे नहीं जाता। ठीक है, अब बेचारे मारे मारे घूमे सब जगह, तीनों लोग में मारे मारे घूम रहे। अब लोग सोच रहे क्या नाटक करें, बचाने कौन जाए, जो बचाने जाएगा वो उसके ऊपर हाथ रख देगा, वो भस्म हो जाएगा वहां। ठीक है, अब ऐसा झंझट पाल लिया कि बचाने वाले भी दूर दूर खड़े से देखें। फिर विष्णु जी ने कहा मैं ही कुछ करता हूँ। उन्होंने अपना जेंडर चेंज किया, मोहिनी बन के आए फिर वो। ठीक है, तो उसने मोहिनी को देखा तो उसने सोचा चलो ये तो पार्वती से ठीक है। ठीक है उसकी और लग गया। ये मैं मतलब अपने तरीके से कहा सुना रहा हूँ, लेकिन कहानी यही है। मतलब वो शब्द मेरे हैं, लेकिन समझ जाना तुम। तो वो अब मोहिनी थी, तो मोहिनी ने कहा अरे तुम तो असुर हो, तुम्हें तो कोई नृत्य और गाना ये कुछ आता नाटक नहीं होगा। तो उसने कहा हम तुम्हारे लिए सीख लेंगे। ठीक है, भस्मासुर बोला कि अगर नाचने गाने की बात है तो हम सीख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा फिर पहले सीखो। तो उसने कहा चलो सिखाओ। ठीक है, तो मोहिनी ने एक दो स्टेप लिए, और एक स्टेप ऐसा लिया कि अपने सर पे हाथ रखना था। वो तो राक्षस ही था, उसको बुद्धि कितनी होती है, उसने रख लिया अपने सर पे, भस्म हो गया। तो फिर जाके पीछा छूटा। ऐसा आदमी है, सोचते समझते नहीं, लेने के देने पड़ गए वहां पे, और भागे भागे घूम रहे हैं। अपनी जो पौराणिक राय है ना, माइथोलॉजी, क्योंकि हमारे गांवों में तो जो बच्चे हैं उन्होंने तो सबने पढ़ी होंगी। रामायण है, महाभारत है, आला है, पुराण है, ये तो कहानियां बहुत सुनी बहुत पढ़ी। ठीक है, अक्सर होती रहती है गाँव में, कहीं पुराण हो रही, कहीं कोई ये हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उसमें बड़ी फनी कहानियां हैं। ठीक है, और उनको चाहो तो और फनियर बना दो। ठीक है, ऐसी है। तो ये सेवन एंड, जैसे हमने ये लिखा, तो ये अब क्या हुआ, मेन नाउन हो गया कार्स, बुक्स, ट्रीज और गेस्ट। तो ये जो हमारे जो वर्ड्स है ना, ये मॉडिफायर हो गए। अब ये मॉडिफायर्स हो गए तो प्लूरल फॉर्म में नहीं आएंगे। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज भी समझ लेनी है। अगर हम चाहें तो ये जो डिटर्मिनर्स हैं, जो नंबर को रेफर करते हैं, हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन तो वो नंबर डेफिनेट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, मिलियंस ऑफ कार्स, तो ये सही होगा। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जो मिलियंस ऑफ होता है ना, यही पूरा डिटर्मिनर बन जाता है कार्स के लिए। ठीक है, उसी तरीके से हम डजन्स ऑफ बुक्स लिख सकते हैं, डजन्स ऑफ बुक्स। और इसी तरीके से हम थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज लिख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज। और इसी तरीके से हम हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट लिख सकते हैं। तो मतलब ये जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं, 100, 1000, डजन, मिलियन, इनको हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में नंबर डेफिनेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर नंबर डेफिनेट हो गया, फिर वो लिखने का वही तरीका होता है। मान लो हमने ऐसे लिखा 5 डजन्स ऑफ बुक्स। तो जब हम 5 डजन ऑफ बुक्स लिखेंगे ना, तो ये 5 डजन जैसे ही लिखोगे न्यूमरल बन जाएगा। न्यूमरल्स डिटर्मिनर होते हैं जिनका काम होता है नाउन के नंबर को डिटरमिन करना। तो अगर ये डिटर्मिनर बन गया तो ये नाउन के साथ लिखा जाएगा, ये ऑफ हो गया, गलत। अच्छा, जब नाउन के साथ लिखोगे तो चूंकि मेन वर्ड नाउन होता है, ये मेन वर्ड होता नहीं है, तो इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 5 डजन बुक्स। तो अगर नंबर डेफिनेट है तो वो न्यूमरल है। न्यूमरल्स नाउन के साथ में डिटर्मिनर्स के तरीके से यूज किए जाते हैं, ऑफ प्रिपोजिशन वगैरह उन्हें रिलेट नहीं कर सकती, तो ये ऑफ हट जाएगा। अदरवाइज वो जो मिलियंस ऑफ है वो एक डिटर्मिनर माना जाएगा, डजन्स ऑफ एक डिटर्मिनर है, थाउजेंड्स ऑफ एक डिटर्मिनर है, और हंड्रेड्स ऑफ एक डिटर्मिनर है। अब थर्ड पे आ जाओ। ही सेंड मी अ चेक फॉर 1000 रुपीज।
बुलंद शहर आंसर होता है इसका। ही सेंट मी चेक फॉर 1000 रुपीज। पता नहीं, ट्रांसलेशन करके देख लिया होगा, ट्रांसलेशन में तो कोई गड़बड़ लगी नहीं। हाँ, और क्या। इसके बाद बता अगला नंबर क्या आएगा। 100। अब देख कर और सोच कर बताइए, 100 है 100 है? तो फिर 100 क्यों बोला था? है? अब देखो ये जो हमने लिखा ना 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ठीक है, और ये 400 है। तो हमें यहाँ पे समझना है ये कि जो 100 है दैट इज नॉट अ न्यूमरल, वो कोई न्यूमरल थोड़ी है, वो केवल एक डिटर्मिनर है नंबर का। न्यूमरल बनाने के लिए उसके साथ हमें न्यूमरल्स लिखने पड़ते हैं, यूनिट्स नंबर की, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखो। तो ये एक्चुअल में नंबर होता है 100, लेकिन हम बोलते हैं इसे 100। अब वो बोलते बोलते हमारे चलन में, हमारे खून में ऐसा रस जाता है कि हम कभी ध्यान में नहीं देते कि ये 100 है, फिर वो लिखा होगा 100 और हम उसको सही मान लेंगे क्योंकि हम उसको वही बोलते हैं तो हमें गलत लगता नहीं। लेकिन एक्चुअली ये नंबर 100 नहीं होता है, 100 होता है। 100 का मतलब तो इतना है, ठीक है। अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा बाय मीन्स ऑफ न्यूमरल, 1 2 3 4 5 कुछ। अच्छा, जो कहानी 100 की है वही कहानी 1000 की है, वही मिलियन की है, वही बिलियन की है, वही ट्रिलियन की है, वही डजन की है, ठीक है। तो ये जो हमने 1000 रुपीज लिखा है ना, ये कोई न्यूमरल नहीं है 1000। अब इसको न्यूमरल बनाना पड़ेगा न्यूमेरिक वैल्यू लिखकर। कुछ भी लिख दो, 5 7 8 9 1 2 3 कुछ भी लिख दो, और नहीं तो मिनिमम तो ए होता है, एन आर्टिकल 1 के वीकर फॉर्म होते हैं, तो इसे ऐसे लिख दो। तो हम लिखेंगे ही सेंट मी अ चेक फॉर 1000 रुपीज। अब अगर ये तुम्हें समझ में आ गया हो तो वो जो कल हमने डजन ऑरेंजेस लिखा था उसकी भी वजह यही थी। अब अगर हम केवल डजन लिखें तो डजन इज नॉट अ नंबर, ये कोई न्यूमरल नहीं है डजन, ठीक है। डजन केवल एक डिटर्मिनर है, न्यूमरल बनाना पड़ेगा कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख के, तो 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, जो चाहे लिखो, मिनिमम ये होता है तो वही लिख दिया। तो ये अपना ध्यान देना कि डजन है, मिलियन है, 1000 है, 100 है, ये वर्ड्स डिटर्मिनर्स होते हैं, ये न्यूमरल्स नहीं होते हैं। इनको न्यूमरल बनाने के लिए इनके साथ न्यूमेरिक वैल्यूज लिखनी पड़ती हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी। वो जो एन आर्टिकल होते हैं वो 1 के ही वीकर फॉर्म होते हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो उन्हें लिख दिया करो। अ मिलियन स्टार्स। सचिन की वो बायोपिक है, उसका क्या नाम है? अ बिलियन ड्रीम्स। की बिलियन ड्रीम्स है, मिलियन नहीं है, बिलियन है। अ बिलियन ड्रीम्स। सेकंड में आ जाओ। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 1.5 आवर। डिवाइस ठीक से। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे हमने लिखा 1.5, तो ये जो एंड है ना, ये इन दोनों न्यूमरल्स को जोड़ रहा है, 1 और 1/2 दोनों न्यूमरल हैं, ठीक है। अगर हम इन्हें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा इतना। एंड का मतलब, एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, जोड़ने का काम करता है, तो 1.5 का मतलब ये हो गया। तो ये जो 1.5 हमने न्यूमरल लिखा है, ये सिंगुलर नंबर मानोगे या प्लुरल? प्लुरल। एनीथिंग विच इज मोर देन 1 इज प्लुरल, 1 से ज्यादा सब कुछ प्लुरल ही होता है। तो ये 1.5 जो हमने लिखा ना, ये प्लुरल हो गया। अगर ये प्लुरल हो गया तो इसके साथ जो हम नाउन लिखे वो सिंगुलर नंबर का है, प्लुरल, तो फिर यही लिखो। तो इसको लिखो 1.5 आवर्स। तो 1 एक न्यूमरल हो गया, हाफ उसमें हमने और ऐड कर दिया तो वो मोर देन 1 हो गया। मोर देन 1 हो जाने की वजह से उसके लिए जो नाउन लिखोगे वो प्लुरल नंबर का लिखना, और ये ध्यान रखना मोर देन 1 जो होता है वो प्लुरल होता है। इसको ऐसे समझना, जैसे हमने ये लिखा 2.5 ईयर, 1 1/4 मंथ, 1.13 लीटर। अब हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमने ईयर लिखा यूनिट ऑफ टाइम, मंथ लिखा यूनिट ऑफ टाइम, लीटर लिखा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, इन यूनिट्स का जो हमने न्यूमरल्स यूज किया वो देखो कौन से नंबर के हैं, सिंगुलर या प्लुरल? सारे प्लुरल। मोर देन 1, मोर देन 1, मोर देन 1। तो अगर ये सारे न्यूमरल्स प्लुरल हैं तो ये नाउन्स प्लुरल फॉर्म में लिखो, ईयर्स, मंथ्स और लीटर्स। सो एनी नंबर विच इज मोर देन 1 इज ऑलवेज प्लुरल।
एक से ज्यादा प्लूरल होता है, वो एक से ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, दो हो सकता है, वन और टू के बीच में लाई करे। तो एनीथिंग विच इज मोर देन वन इज प्लूरल, तो उसके लिए प्लूरल फॉर्म लिखा करो। तो ये जो हमने 1.5 आवर्स लिखा ना, ये मोर देन वन है, भले टू ना हो लेकिन ये मोर देन वन है, तो ये मोर देन वन है तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे आवर्स। हालांकि अगर हम चाहें तो इसी सेंटेंस को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 आवर एंड हाफ, 1 आवर एंड हाफ। अब देखो ये जो 1 आवर एंड हाफ हमने लिखा है, ये उसी सेंटेंस को हमने मतलब उसी फ्रेज को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं और इनका मीनिंग सेम है, 90 मिनट्स। तो या तो ऐसे लिखो 1.5 आवर्स या लिखो 1 आवर एंड हाफ, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है क्या, ये जो हमने वन लिखा है एक न्यूमरल है, हाफ एक न्यूमरल है, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो प्लूरल हो गया तो आवर्स लिख दिया। अच्छा ये जो वन हमने लिखा है ये न्यूमरल है और इसके साथ नाउन हमने आवर यहीं लिख दिया। तो ये जो वन न्यूमरल है ना, इसका नाउन हमने आवर यहाँ लिख दिया, हाफ के साथ भी एक न्यूमरल नाउन रहा होगा वो आगे लिखा है, वो हमने लिखा नहीं क्योंकि वो कॉमन हो गया, मतलब आवर ही है उसी को रिपीट करके लिखना है, तो वो जरूरी नहीं है, वो हाफ से पता चल गया कि वो भी आवर का ही हाफ है। तो अगर हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं 1 आवर एंड हाफ आवर, नहीं तो नहीं लिखोगे तब भी वही मीनिंग माना जाएगा। तो अगर हम इसे ऐसे लिखें ऐसे लिखें, दोनों मीनिंग सेम है। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले न्यूमरल्स को प्लस कर लिया, फिर हमने नाउन लिखा तो नाउन प्लूरल हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, जो वन हमारा सिंगुलर नाउन है उसके साथ उसका न्यूमरल मतलब इस न्यूमरल का नाउन अलग लिखा, और इसका भी नाउन चाहो तो अलग लिख सकते हो, लेकिन वो लिखा नहीं जा रहा, वो अंडरस्टूड है। तो इन दोनों में से हम किसी भी एक तरीके से लिखें। अब जैसे हमने ये लिखा 2.5 years, तो अगर हम इसे वर्ड्स में लिखेंगे तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम लिखें 2.5 years, 2.5 years। दूसरा तरीका है क्या लिखें, हाँ 2 ईयर की ईयर्स, ईयर्स ईयर्स ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो तो वन है इसलिए आवर लिखा, ये तो टू है तो मोर देन वन है। तो 2 years and a half, एंड हाफ का मतलब एंड हाफ ईयर, वो लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2.5 years, या हम लिखेंगे 2 years and a half। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसको लिखो, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 1.5 hours। उसी तरीके से जो दूसरा था उसे हम लिख सकते थे 1.5 quarters, या 1.25 months, या फिर 1 month and a quarter। एक और एग्जांपल देखो, दे हैव स्पेंट द हाफ मनी ऑन फूड। कौन सा फोन बज रहा था सुमित, कौन सा फोन था, ये वाला था, देखूंगा कि कौन उठाएगा, देखता हूँ, अभी मत बताओ बाद में। तो दे हैव स्पेंड द हाफ मनी ऑन फूड। अब देखो हमने मनी के साथ में द हाफ लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी हो गया। क्या वास्तव में मनी को अगर हम चाहें तो हाफ डिफाइन कर सकते हैं, विच हाफ। मान लो हमने किसी पर्सन को 10,000 रुपीज दिए और उसने से आधे खर्च कर लिए, आधे बच गए, तो क्या हम बता पाएंगे कौन से आधे उसने खर्च किए, नहीं, क्योंकि ये जो मनी है, लैंड है, वाटर है, ये मास फॉर्म में होते हैं, तो उनके सेग्रीगेटेड पार्ट्स होते नहीं जो हम डिफाइन कर पाए विच हाफ। तो अगर हम ये डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे विच हाफ, तो ये द गलत लिख दे, इसको हटा दो। तो इसको ऐसे लिखो, दे हैव स्पेंट हाफ मनी। अच्छा एक चीज बताओ, हाफ को तो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन क्या वो मनी हमारे लिए डेफिनेट हो सकती है। हाफ तो चलो डेफिनेट नहीं हो पाएगा, कौन से वाला हाफ खर्च कर दिया, कोई से भी खर्च कर दिया क्या पता चलेगा उसमें, ठीक है, लेकिन मनी को डिफाइन कर सकते हैं, विच मनी। अबे मनी डेफिनेट हो सकती है जो खर्च की गई है, वो भी नहीं हो सकती। वो तो हो सकती है डेफिनेट मनी, मान लो हमने जो पैसे दिए उसी का हाफ। तो हम मनी को डिफाइन अगर चाहें तो कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, हाफ ऑफ द मनी। अगर मान लो मनी स्पेसिफिक हो और ये तुम्हें शो करना हो कि मनी स्पेसिफिक है, हाफ स्पेसिफिक नहीं है, तो उसको ऐसे लिखना, हाफ ऑफ द मनी। तो द मनी का मतलब सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, और उसका हाफ इसने मतलब खर्च कर लिया। लेकिन अगर मनी भी डेफिनेट ना हो, हाफ भी डेफिनेट ना हो, तो हटाओ द, ऐसे लिखो, दे हैव स्पेंट हाफ मनी ऑन फूड, और दे हैव स्पेंट हाफ ऑफ द मनी। दे डिडंट लाइक द लेटर हाफ ऑफ द मूवी।
मूवी के हाफ को डिफाइन कर सकते हैं, विच हाफ? हाँ, मूवी का तो कर ही सकते हैं, इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद। तो हमें पता है कि मूवी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके दो डिस्टिंक्ट हाफ होते हैं, अर्थ के दो हाफ हैं, ठीक है। तो मूवी के भी दो हाफ होते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे जरूर हो सकते हैं जिनका हाफ हम डिफाइन कर सकते हैं, विच हाफ, ठीक है। मनी का तो हम हाफ डिफाइन नहीं कर पाएंगे, विच हाफ ऑफ द मनी, लेकिन मूवी का हम डिफाइन कर सकते हैं, विच हाफ ऑफ द मूवी, इंटरवल से पहले वाले, इंटरवल के बाद वाला। तो अगर डिफाइन कर सकते हो तो अपना दावी लिख लो, ये लो सही हो गया। दे कुड नॉट सॉल्व, ये छोड़ो, दे गॉट लेट बाय अ हाफ मंथ, मंथ क्या ज्यादा हो जाएगा, आवर। अब देखो ये जो हम हाफ यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये डिटर्मिनर होता है, नंबर का भी होता है, अमाउंट का भी होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक डिटर्मिनर बोथ होता है, हालांकि ये केवल काउंटेबल नाउन्स का ही डिटर्मिनर होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लिखा जाता। और एक ऑल होता है, ऑल जो होता है ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ हो जाता है। अब ये जो तीनों वर्ड हमने लिखे हैं ना, हाफ बोथ ऑल, ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं जो नंबर या अमाउंट के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, ये टोटल को रेफर करते हैं, हाफ टोटल, बोथ टोटल, ऑल टोटल। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नंबर या अमाउंट को स्ट्रेस करने के लिए लिखे जाते हैं जब हमें टोटल को स्ट्रेस करना हो, ठीक है। तो इनकी जो पोजीशन होती है वो नाउन फ्रेजेज में सबसे पहले होती है। सबसे पहले होने का मतलब ये होता है कि उस नाउन फ्रेज में जो भी वर्ड या डिटर्मिनर हम लिखेंगे वो इनके बाद लिखेंगे, ना कि इनसे पहले। अब जैसे हमने यहाँ पे बाई प्रिपरेशन लिखी, इस बाई प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हमने लिखा अ हाफ आवर। अब ये हाफ आवर जो हमने लिखा है नाउन फ्रेज है, जो इस बाई प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमने हाफ वर्ड को यूज कर रखा है, अगर ये हाफ यूज कर रखा है ना तो ये सबसे पहले आएगा, ये बाद में आएगा। एक को जब बाद में लिखोगे तो आवर के साथ जाके एन हो जाएगा। तो हमें ये सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा, दे गॉट लेट बाय हाफ एन आवर। एक और एग्जांपल से देखना, हिज बोथ फ्रेंड्स अराइव्ड बाय कार, ई दीज ऑल मैंगोज आर राइप। ये किसी पेपर में है वो क्वेश्चन है, दीज ऑल मैंगोज आर राइप। अब देखो, जब हमने दीज ऑल मैंगोज लिखा है या हिज बोथ फ्रेंड्स लिखा है, इसमें ये बोथ और ऑल डिटर्मिनर यूज किया, ये नाउन फ्रेज में सबसे पहले आएंगे, तो इसको यहाँ पे लिखो। तो इसको लिखो, बोथ हिज फ्रेंड्स अराइव्ड बाय कार एंड ऑल दिस मैंगोज आर राइप। तो ये और ध्यान देना, हाफ, बोथ और ऑल, अगर हम इन्हें कभी यूज करें किसी नाउन फ्रेज में स्ट्रेस करने के लिए नंबर को, तो इनको सबसे पहले लिखना। फिर एक सेंटेंस और देखना, दे गॉट लेट बाय 1.5 hours, ठीक है, दे गॉट लेट बाय हाफ एन आवर। अब जैसे हमने लिख दिया दे गॉट लेट बाय हाफ एन आवर, इसमें देखो कहानी क्या है, यहाँ पे हम हाफ को नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा न्यूमरल हाफ नहीं है, यहाँ पे हमारा न्यूमरल है 1.5। इसको ऐसे समझना, ये जो हाफ होता है ना ये तो है इतना, लेकिन यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं 1.5 ये है इतना। तो ये जो हाफ है और इस हाफ में डिफरेंस है, यहाँ पे हाफ डिटर्मिनर है, यहाँ पे 1.5 डिटर्मिनर है, मतलब ये पूरा डिटर्मिनर है ये। तो अभी हमने पढ़ा था कि 1.5 अगर एक साथ लिख दोगे तो नॉन प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आवर्स। अच्छा, जब आवर्स लिख दोगे तो एन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन प्लूरल हो गया, उसके साथ एन आएगा नहीं, तो फिर हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखोगे तो ए हो जाएगा। तो अब ये और ध्यान देना कि अगर हम हाफ से पहले कोई न्यूमरल लिख दें, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है, तो वो हाफ नहीं रहता, फिर वो हाफ से ज्यादा बड़ा नंबर बन जाता है। और उस सिचुएशन में जो आर्टिकल्स होते हैं वो हाफ से पहले लिखा करो, क्योंकि नाउन प्लूरल हो जाएगा, उसके साथ आएंगे नहीं, तो वो पहले हाफ से पहले लिखना पड़ेगा।
तो ये अपना अलग से ध्यान रखना कि अगर हम हाफ को एज ए डिटर्मिनर यूज कर रहे हैं तब तो ये नाउन फ्रेज में पहले आएगा, लेकिन ये हाफ नहीं है, 1.5 है, ये आधा नहीं है, 1.5 है। तो उस सिचुएशन में वो जो आर्टिकल है वो नाउन के साथ आ नहीं पाएगा, क्योंकि नाउन हो जाएगा प्लूरल, तो फिर वो हाफ के साथ लिखा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको भी निपटाई दें। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमने एक सब्जेक्ट लिखा है वर्ब का 3/4, ठीक है। अब ये 3/4 जो है ना, इसका मतलब है 3/4, मतलब जैसे हम 3/4 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है 3/4। ये जो 3/4 हमारा फ्रैक्शन है, या जो रेफरेंस है, ये सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है। ये सिंगुलर तब होता है जब 1/4 होता है। ये 3/4 है, मतलब हमारा रेफरेंस जो है वो 3 का है, मतलब वी आर रेफरिंग टू 3। तो अगर 3 को रेफर कर रहे हो तब तो ये प्लूरल हो गया। और अगर ये प्लूरल रेफरेंस का नाउन है तो फिर इसकी फॉर्म प्लूरल क्यों नहीं लिखी गई? तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 3/4 ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन प्रिजन। एक चीज और समझना, ये जो हमने लिखा है ना, ये 3/4 है, ये 1/4 है, ये 2/3 है, ये 1/3 है, ये 2/5 है, और ये 1/5 है, ये 1/8 है, मतलब ये, एक मिनट, ये 3/8 है, ये 1/8 है। तो हमें यहाँ पे समझना है कि अगर हम कभी किसी फ्रैक्शन को वर्ड्स में लिखें और उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर प्लूरल हो, तो उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना। अब जैसे ये 3 है, 2 है, 3 है, ये न्यूमरेटर्स प्लूरल है। तो अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर प्लूरल हो तो वो प्लूरल रेफरेंस होता है, और उसको प्लूरल फॉर्म में लिखा करो। तो उसको लिखो, 3/4 ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन प्रिजन। फिर एक मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, दे हैव फिनिश्ड 3/4 वर्क बाय नाउ। They have finished 3/4 work by now. What have they finished? Work. They have finished work. ठीक है, तो हमें पता है फिनिश वर्क का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो वर्क है। अब अगर वर्क ऑब्जेक्ट है तो ये जो 3/4 फ्रेज है, ये तो इसका मॉडिफायर हो गया, हाउ मच वर्क। तो अगर ये उसका मॉडिफायर हो गया तो ये लो प्लूरल फॉर्म गलत हो गई, तो 3/4 लिख लो। तो हम इन फ्रैक्शंस को लिखेंगे प्लूरल नंबर में तब जब ये या तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। लेकिन अगर हम इन्हें मॉडिफायर बना देंगे किसी नाउन के साथ में, तब फिर प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। मॉडिफायर हमेशा सिंगुलर। अब ये जो बात हमने डिस्कस की ना, इसी वजह से एक एग्जांपल देखना। ये किसी एफसीआई के पेपर में वैसे आया, माय अंकल ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। दूसरा हमने लिखा, माय अंकल ओन्स 50 एकर्स वेटलैंड। ठीक है, ये तो आया पेपर में, और ये मैंने अपने पास से लिखा, माय अंकल ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड है, माय अंकल ओन्स 50 एकर्स वेटलैंड। अब देखो, ये जो एकड़ होता है ये क्या होता है? हाँ, यूनिट ऑफ एरिया, एरिया की यूनिट होती है। तो ये यूनिट ऑफ एरिया हो गया, और ऐसे 50 यूनिट्स हैं, तो ये प्लूरल हो गया, तो इसको हमने लिखा एकर्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो वेटलैंड नाउन है ना, ये ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट था, वर्ब का ऑब्जेक्ट था हमारा एकड़। एकड़ नाउन होता है, एरिया की यूनिट होती है, ठीक है। तो चूंकि ऐसी 50 यूनिट्स थी तो हमने उसको प्लूरल फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट जो है ना, इस बार एकड़ नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट इस बार वेटलैंड है। वेटलैंड हमारा मेन नाउन है, उसी को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, 50 एकड़ को हम एज अ मॉडिफायर यूज कर रहे हैं वेटलैंड के लिए, तो अगर ये मॉडिफायर है तो फिर ऐसे लिख दो, मॉडिफायर्स हमेशा सिंगुलर।
ठीक है, तो या तो हम इसको ऐसे लिखें माय अंकल ओन्स 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड, या हम इसको ऐसे लिखें माय अंकल ओन्स 50 एकड़ वेटलैंड, तो फिर ये सही होगा। इस सेंटेंस में 3/4 सब्जेक्ट है, इसका नंबर सिंगुलर है प्लुरल? हाँ, प्लुरल है। अगर इसका नंबर प्लुरल है तो हम वर्ब वहां पे वर लिखें या वाज? हाँ, वर लिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, ये जो हमने थ्रू फोर्स लिखा है ना, ये नंबर है प्लुरल, तभी हमने इसको फोर्स लिखा। अब चूंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, लाइफ तो सब्जेक्ट है नहीं, लाइफ तो ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे लिखनी चाहिए वर, लेकिन ये सही है, चेंज मत कर लेना। ये जो वॉज लिखा ना, ये सही है, तो इसको भी थोड़ा अपना समझ लेना है सही क्यों है। देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिखा, वन ऑफ द बॉयज डैश absent, और दूसरा हमने लिखा मैनी ऑफ द बॉयज डैश absent, तीसरा लिखा हाफ ऑफ द बॉयज absent, और हाफ ऑफ द क्लास absent। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज डैश absent, मैनी ऑफ द बॉयज डैश absent, हाफ ऑफ द बॉयज डैश absent, हाफ ऑफ द क्लास डैश absent। अब इन सेंटेंस में जो ऑफ प्रिपरेशन हमने लिखे ना, तो उसके बाद वो लिखा गया बॉयज है या क्लास है, ये इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। अब जो वर्ड प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं वो वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, तो जो हम वर्ब लिखेंगे उनका सब्जेक्ट है वन, मैनी, हाफ और ये है। तो वन सिंगुलर होता है, इज आ गया। मैनी सिंगुलर होता है, प्लुरल होता है, आर आ गया। हाफ को क्या माने, सिंगुलर है प्लुरल? कायदे से तो सिंगुलर मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे इज आएगा। अब ये तो चलो ठीक है, वन के अकॉर्डिंग इज, मैनी के अकॉर्डिंग आर लिखा, लेकिन हाफ के अकॉर्डिंग तो हमें एक ही वर्ब लिखनी चाहिए थी, ये सब्जेक्ट तो सेम है। यहाँ तो चलो सब्जेक्ट अलग अलग नंबर के हैं तो हमने वर्ब चेंज कर दी, यहाँ तो सब्जेक्ट सेम नंबर का है, तो अगर सब्जेक्ट सेम नंबर का है तो वर्ब हमने क्यों चेंज कर दी? अच्छा, ध्यान से देखें तो वर्ब हाफ के अकॉर्डिंग यूज नहीं हुई, ये यूज हो गई बॉयज के अकॉर्डिंग और क्लास के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये और समझ लेना, एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। इसको जगह इधर अब, क्या नाम है? हाँ, गौरव। गौरव ये बता इधर, 15, 25, 35, एक मिनट फिर से लिखता हूँ, 17, 27.5, 37, 47, A, B, C, D, E, which of these figures is half? हाँ, which of these figures is half? A, B, C, D, E, ये जो 5 फिगर्स लिखे इनमें से हाफ कौन सी है? सी। अब एक चीज सोच, अगर वास्तव में ये क्वेश्चन इतना ही आसान होता तो मैं पूछता, ये हाफ नहीं है 34 का, ये 54 का है, ये 74 का, ये 94 का नहीं है हाफ, तो फिर इसी को क्यों कहा? भाई अगर वो भी हाफ है 94 का, ये हाफ है 34 का, तो इसको हाफ क्यों कहा? क्योंकि तुमने वो सुना जो पूछा नहीं गया, हिले हुए। मैंने पूछा हाफ कौन सा है, इसने सुना वन का हाफ कौन सा है। ठीक है, हाफ पूछा, हाफ तो सारे ही है। ठीक है, तो अगर ये कोई पूछे भाई वन का हाफ कौन सा है, ये रहा। 74 का हाफ कौन सा है, ये रहा। ठीक है, तो हाफ तो कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो, ये जो 0.5 है ये हाफ है। ठीक है, 0.25 वो भी हाफ है, 0.125 वो उसका हाफ है, 0.625 वो उसका हाफ है, 0.1265। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये जो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हाफ है, वो इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, और उसके आगे की कहानी देखो, वो इसका हाफ है, वो इसका हाफ है, वो इसका हाफ है, और वो इसका हाफ है, और वो इसका हाफ है। तो हाफ तो ये सारे ही हैं, कौन सा इनमें से हाफ नहीं है? अब यहां से जो हमें समझना है वो ये समझना है कि जो हाफ है वो एक फ्रैक्शन है।
वो कोई नंबर नहीं है, मतलब वी कांट कैटेगराइज इट इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल। हम उसको सिंगुलर या प्लूरल में कैटेगराइज नहीं कर सकते क्योंकि वो न्यूमरल नहीं होता, वो फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन होने की वजह से उसका अपना नंबर डिसाइड नहीं होता है। वो फ्रैक्शन किसका है उससे डिसाइड होगा कि उसका नंबर क्या माने। अब जैसे हमने हाफ ऑफ लिखा, मोस्ट ऑफ लिखा, सम ऑफ लिखा, ऑल ऑफ लिखा, लॉट्स ऑफ लिखा, अलॉट ऑफ लिखा, वन थर्ड ऑफ लिखा, थ्री फिफ्थ ऑफ लिखा, 10% ऑफ लिखा, एटसेट्रा। मतलब इस तरीके दुनिया भर के जितने चाहे लिख लें, ये सब फ्रैक्शंस हैं और इनका अपना किसी का नंबर नहीं होता, ना ये सिंगुलर होते ना ये प्लूरल होते। इनका नंबर हम तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि ये फ्रैक्शन है किसका। अगर ये किसी प्लूरल नाउन का फ्रैक्शन है तो फिर ये प्लूरल है, और अगर ये किसी सिंगुलर नाउन का फ्रैक्शन है तो सिंगुलर है, बस ये ध्यान रखना है। तो फ्रैक्शंस डोंट हैव देयर इनहेरेंट नंबर, उनका अपना कोई इनहेरेंट नंबर हो नहीं सकता है। उनका नंबर डिपेंड करता है उनके टोटल के नंबर पे। टोटल सिंगुलर ये सिंगुलर, टोटल प्लूरल ये प्लूरल। तो ऐसे डिटर्मिनर्स जो न्यूमरल नहीं फ्रैक्शंस होते हैं, उनका अपना कोई नंबर नहीं होता, उनका नंबर वही होता है जो उनके टोटल का हो। टोटल सिंगुलर ये सिंगुलर, टोटल प्लूरल ये प्लूरल। अब वो जो हमने हाफ के बाद बॉयज लिखा ना वो प्लूरल है, इसीलिए हमने हाफ को प्लूरल मान के बार बार लिख दी। वहां पर नेक्स्ट में हमने हाफ के साथ जो नाउन लिखा है टोटल, वो क्लास सिंगुलर है, तो हमने हाफ को सिंगुलर मान के बार सिंगुलर लिख दिया। वहां पे देखो जो थ्री फोर्स का हमने नाउन लिखा हुआ है लाइफ, लाइफ सिंगुलर नाउन है तो उसका फ्रैक्शन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी जाएगा। तो अब ये ध्यान देना कि अगर हम इन फ्रैक्शंस को सब्जेक्ट बना के लिखें तो इनके फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्ब मत लिख देना। इनकी फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि थ्री फोर्थ लिखा है कि वन फोर्थ लिखा है। वन फोर्थ के साथ वर्ब प्लूरल आ सकती है अगर उसका टोटल प्लूरल हो जाए तो फ्रैक्शंस का नंबर वही जो उनके टोटल का हो। बाकी आज के लिए बाय, कल मिलते हैं।